स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। गुप्ता परिवार के हॉल में कुलदेवताओं की प्रतिमाओं के सामने शपथ लेना क्या साबित करता है? क्या इस तरह का कृत्य ये सिद्ध कर सकता है कि जयंत ने जो कुछ भी कहा वह सच था? अजीब, अगर गुप्ता परिवार का मंदिर इतना कारगर होता तो पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं होती। वह हमेशा से जयंत से बदला लेना चाहता था, पर जयंत खुद की हिफाजत ऐसे करता था जैसे वह कोई अनमोल चीज हो। जब भी वह घर से निकलता, बॉडीगार्ड साथ होते, उसकी गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशे लगे होते, और बाहर तो खाना पीना भी पहले उसका सेक्रेटरी चखता था। उसकी सावधानी प्राचीन राजाओं जैसी थी। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो अचानक इतना सतर्क क्यों हो गया? वह पहले ऐसा नहीं था। वह किसके खिलाफ खुद को बचा रहा था, अगर अपने भाई के खिलाफ नहीं? परिवार की हर चीज अंश की होनी थी, पर एक कार दुर्घटना ने उससे वह सब छीन लिया, यहाँ तक कि उसका अजन्मा बेटा भी। और फिर भी जयंत को सब कुछ मिल गया। वह परिवार का वारिस बन गया, गुप्ता ग्रुप का सीईओ बन गया, और उसने तो जल्दी से शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए, साथ ही शक्तिशाली चंद्र परिवार को अपने ससुराल के रूप में सुरक्षित कर लिया। अब श्री गुप्ता वास्तव में उसे एक बेकार कच्चे माल की कंपनी थमाकर टालना चाहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि उसने पहले पैसे नहीं देखे हैं? कच्चे माल की कंपनी का वार्षिक लाभ गुप्ता ग्रुप के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, और वह लाभ भी पूरी तरह से उसका नहीं है। उसे उसका अधिकांश हिस्सा श्री गुप्ता को देना पड़ता है। जयंत क्यों गुप्ता ग्रुप के सिंहासन पर बैठे जबकि वे विलासितापूर्ण जीवन जिए, और वह, उसकी पत्नी और बेटी उनके नीचे रहें, यहाँ तक कि अच्छे गहने भी ना खरीद सकें? अब वह जवान नहीं है, 50 साल से ऊपर हो चुका है। लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इतना ही नहीं, अगर वह गुप्ता ग्रुप को छीन भी लेता है तो क्या होगा? उसका कोई बेटा नहीं है, बस एक बेटी जिसकी महत्वाकांक्षा कम है। अंततः जब वह चला जाएगा तो निगम फिर भी पहली शाखा के हाथों में चला जाएगा। पहली शाखा की गुल में बड़ी महत्वाकांक्षा है, और वह निगम की शक्ति को कसकर पकड़ी हुई है। इससे भी जरूरी यह है कि उनके पास जयंत है। भले ही जयंत एक रंगीन मिजाज हो, फिर भी वह गुप्ता परिवार का एकमात्र पुरुष वारिस है। गुल महत्वाकांक्षी हो सकती है, पर उसे किसी दिन शादी करनी ही होगी। भविष्य में निगम फिर भी जयंत के हाथों में ही आएगा। यही जयंत की योजना है, श्री गुप्ता की योजना है। सिर्फ गुल ही खुद को होशियार समझती है, यह मानकर कि अगर वह कंपनी चलाने में अपने भाई से ज्यादा सक्षम होगी तो उसे यह मिल सकता है। इसलिए अंश ने निगम को हथियाने का विचार बहुत पहले छोड़ दिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, गुप्ता ग्रुप को नष्ट करना। जो उसे नहीं मिल सका वह जयंत को भी नहीं मिलेगा। उसका अपना बेटा चला गया तो जयंत का बच्चा इतनी अच्छी तरह से क्यों जिए? इतने सालों की योजना के बाद फल काटने का समय करीब आ गया था। जल्द ही जयंत को उसका प्रतिफल मिलने वाला था। जैसे ही वह सोच रहा था, उसने देखा कि हाउसकीपर जल्दी से अंदर आया और फुसफुसाया, मालिक, वर्मा परिवार की श्रीमती वर्मा अपनी पोती के साथ आपसे मिलने आई हैं। वह बूढ़ी औरत बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। आपको क्या लगता है? श्री गुप्ता संदेह से भरे थे, वह यहाँ क्यों हैं? और अपनी पोती को क्यों लाई हैं? कहीं जयंत ने कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं कर दी जो वर्मा परिवार की पोती तक पहुंच गई हो? मैंने श्रीमती वर्मा से पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। वर्मा परिवार की मिस भी परेशान लग रही हैं। वह स्पष्ट रूप से किसी दोस्ताना मुलाकात के लिए नहीं आई हैं। ये तो किसी कर्ज को वसूलने जैसा लग रहा है। श्री गुप्ता बहुत परेशान हुए और निराशा में अपनी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा। निश्चित रूप से जयंत, उस उपद्रवी ने ही यह मुसीबत खड़ी की है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह पिछले कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि जब प्रीति मेरा इलाज करने आई तब भी वह नहीं आया। वह हमसे बच रहा है ना? हाउसकीपर ने सावधानी से सुझाव दिया। क्या मैं श्रीमती वर्मा को बता दूं कि आप घर पर नहीं हैं? श्री गुप्ता का चेहरा उतर गया। मैं इतना बुरा नहीं हुआ कि मुझे अपना सिर छिपाकर एक कछुए की तरह व्यवहार करना पड़े। अगर मेरा पोता मुसीबत पैदा करता है और वे मुझसे स्पष्टीकरण मांगने आते हैं तो क्या मुझे उनसे मिलने से डरना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे? जल्दी करो और उन्हें अंदर बुलाओ। जी, फौरन। अंश पहले ही उठकर श्री गुप्ता के पीछे खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर कुछ शरारती भाव थे, ये सोचकर कि जयंत ने इस बार क्या मुसीबत मोल ली है। वह वाकई में इसके लिए उत्सुक था। इन वर्षों में वह इस भतीजे के प्रति असाधारण रूप से अच्छा रहा था, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी को भी लगता था कि वह एक समर्पित चाचा है जो अपने भतीजे को बहुत प्यार करता है। जयंत को पढ़ना पसंद नहीं था और उसे केवल खेल खेलना पसंद था, और वही था जिसने जयंत को सजा से बचाया। उसे बचाने के लिए विभिन्न बहाने गढ़ता था। जब जयंत कक्षाएं छोड़ता था और झगड़ों में पड़ता था तो वही था जिसने उसे ढका, यहाँ तक कि शिक्षकों की फटकार का भी सामना करता था। जब जयंत धूम्रपान करता और शराब पीता था तो वह उसे बढ़ावा देता और उसकी रक्षा करता, यहाँ तक कि उसके लिए सिगरेट और शराब खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे देता था। जयंत को स्पोर्ट्स कारें पसंद थीं और वही था जिसने सबसे पहले उसका समर्थन किया, उसे जयंत से पैसे मांगने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह एक खरीद सके। नतीजतन खरीद के कुछ ही समय बाद जयंत का एक कार दुर्घटना हुई और उसकी 3 पसलियां टूट गईं। न तो श्री गुप्ता और न ही जयंत उसे दूसरी कार खरीदने देने को तैयार थे, लेकिन वही था जिसने जयंत के लिए आवाज उठाई, जिससे वह एक और तेज नई स्पोर्ट्स कार का मालिक बन सका। इसके लिए जयंत अविश्वसनीय रूप से आभारी था। जयंत को पतित और भोग विलास वाली जीवन शैली पसंद थी, और जाहिर है वह उसका भी समर्थन करता था। न केवल समर्थन करता था बल्कि हर जगह उसे ढकता भी था, ये सुनिश्चित करता था कि उसके कोई भी गंदे मामले श्री गुप्ता के कानों तक न पहुंचे। जब जयंत को सुंदरियां पसंद आती थीं तो वह उन्हें सीधे जयंत तक पहुंचाता था, उनके लुक से असंतुष्ट। बदल दो, उनके साथ खेलकर ऊब गया।
बदल दो, सौंदर्य स्वाद बदल गया, बदलो बदलो बदलो। चाहे दुबली हो या मोटी, चाहे फूल खिले हों या विलोहरे हों, हमेशा कोई न कोई ऐसी होती थी जिसे जयंत चाहता था। उसके अथक प्रयास से जयंत की पढ़ाई चौपट हो गई, उसके दिमाग का एक औंस भी विकसित नहीं हुआ, लेकिन उसने निश्चित रूप से बुरी आदतों का एक ढेर उठा लिया। खासकर महिलाओं के मामले में जयंत ने उसे कभी निराश नहीं किया। एक सुंदर लड़की को देखकर वह इच्छा से ललचा जाता था, लगभग उसे तुरंत बिस्तर पर ले जाना चाहता था। इसलिए उसने चुपके से अस्पताल में जयंत की मुलाकात प्रीति से कराई। वास्तव में प्रीति को देखते ही जयंत पूरी तरह से मोहित हो गया, उत्सुकता से अपने जोरदार पीछा की शुरुआत कर दी। दुर्भाग्य से प्रीति अन्य लड़कियों से काफी अलग थी और आज तक जयंत उसे बिस्तर पर नहीं ले जा सका था, अन्यथा वह वास्तव में एक बड़ा मजाक होता, पूरे गुप्ता परिवार को देश भर में हंसी का पात्र बना देता। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जयंत ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता था। क्या उसने अभी अभी वर्मा परिवार की एक बेटी पर दुख नहीं पहुंचाया था? उसके लिए एक मोहक सौंदर्य को जाने देना असंभव था। उसे विश्वास नहीं था कि प्रीति के लुक के साथ जयंत उसे हाथ से फिसलने देगा। जयंत को उन दिनों डॉक्टर शिवानी ने फंसा लिया था और जयंत उसी तरह प्रीति से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अंश के दिमाग से ये विचार गुजरने के बाद उसने श्रीमती वर्मा को उनकी पोती के साथ अंदर आते देखा। उसने अपने विचारों को समेटा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसने श्री गुप्ता को उनका अभिवादन करने के लिए आगे धकेला। उसकी आवाज में एक महान परिवार का संतुलन और शालीनता झलक रही थी। श्रीमती वर्मा, हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ समय हो गया है और आप पहले से बेहतर लग रही हैं। कृपया अंदर आइए। हाउसकीपर श्रीमती वर्मा और मिस आरुष को चाय परोसो। श्री गुप्ता ने भी कहा। श्रीमती वर्मा का आना दुर्लभ है। क्या मैं आपकी आज रात की यात्रा का कारण जान सकता हूँ? क्या कुछ जरूरी है? एक ठंडे भाव के साथ श्रीमती वर्मा कमरे के मुखिया पर रखे बैंगनी चंदन की सीट पर बैठ गईं। उनके बगल में आरुष सही ढंग से खड़ी थी। आखिरकार भले ही वे मांगे करने आए थे, असली मेजबान न तो श्री गुप्ता थे और न ही ये दूसरे युवा मास्टर गुप्ता थे। चाय तुरंत परोसी गई। बिलोचन चाय की सुगंध हवा में फैल गई, पर फिर भी ठंडे माहौल को भंग नहीं कर पाई। श्रीमती वर्मा ने शांति से आधा कप चाय पी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका व्यवहार शांत और उनका प्रभावशाली आभा दबा हुआ था। आखिरकार उन्होंने बात की। श्री गुप्ता, अगर आप अपने पोते को अच्छी तरह से नहीं सिखा सकते तो बाद में उसे अपनी जगह पर अनुशासन सिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। श्री गुप्ता ने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था ये जयंत ही था जिसने एक और मुसीबत खड़ी की थी। वह आरुष की ओर देखे बिना नहीं रह सके, जो श्रीमती वर्मा के बगल में शालीनता से खड़ी थी। आरुष में वर्मा परिवार की विशिष्ट ऊंचाई और रूप था। एक लंबी और मूर्ति जैसी आकृति, सीधी मुद्रा, गोरी त्वचा और एक सुंदर और प्रभावशाली उपस्थिति जिसमें थोड़े तीखे कोनों वाले चेहरे के नैन नक्श थे जो बेहद आकर्षक थे। बिना एक शब्द कहे वहां खड़ी वह एक गरिमा में और कुलीन परिवार के स्वभाव को विकीर्ण कर रही थी। लेकिन आरुष जितनी सुंदर थी वह जयंत के प्रकार की नहीं थी। जयंत को प्रीति जैसी लड़कियां पसंद थीं। उसकी सुंदरता लुभावनी थी, फिर भी पूरी तरह से गैर आक्रामक, तीखे किनारों का कोई निशान नहीं था। वह कोमल और शांत थी, शांत लेकिन भेद्यता का एक संकेत के साथ, और वह भेद्यता ताकत का एक संकेत रखती थी। एक नज़र में वह अपनी साफ आंखों से मोहित कर सकती थी और झुकी हुई नज़र से वह अंतहीन कोमलता प्रकट कर सकती थी जो किसी को भी वश में कर सकती थी। श्री गुप्ता ने उलझन महसूस की। क्या उनके पोते का स्वाद बदल गया था? चूंकि उनके पोते ने मुसीबत खड़ी कर दी थी, उनकी आवाज़ अनजाने में नर्म हो गई। श्रीमती वर्मा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे शरारती पोते ने आपको नाखुश करने के लिए क्या किया। मैं उसे अभी बुलाता हूँ और उसे अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ। वह मेरी पोती को बिना किसी कारण के परेशान कर रहा था, उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था, फिर भी आपकी बहू को लगता है कि यह मेरी पोती की गलती है। मुझे बताओ, क्या मुझे नाखुश नहीं होना चाहिए? श्री गुप्ता ने फिर से आरुष की ओर देखा। क्या सच में उनके पोते ने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली थीं और आरुष को परेशान किया था? वह वाकई मौत को दावत देना जानता है। वह वर्मा परिवार की बेटी को भी बेतहाशा परेशान करने की हिम्मत करता है। यहाँ तक कि अंश भी हैरान था। वह जयंत की प्राथमिकताओं को किसी से भी बेहतर जानता था। जयंत को आरुष की शैली पसंद नहीं आ सकती थी। पिता और पुत्र दोनों को आरुष की ओर देखते हुए श्रीमती वर्मा जानती थी कि उन्होंने गलत समझा है। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, जयंत मेरी इस पोती को परेशान नहीं कर रहा है, यह कोई और है। श्री गुप्ता थोड़े स्तब्ध थे। आपकी एक और पोती है? मुझे कैसे याद है कि आपके पास केवल यह एक ही है जो आपके दूसरे बच्चे से पैदा हुई है, जबकि आपके परिवार में सबसे बड़े बेटे को एक बेटा हुआ था, है ना? दूसरी पोती न तो सबसे बड़े से पैदा हुई है और न ही दूसरे बच्चे से। वह कोई ऐसी है जिसे मैंने अपनी माना है, लेकिन वह मेरी अपनी पोती जितनी ही प्यारी है। इसलिए मैं आज उसके लिए न्याय मांगने आई हूँ। मान लिया तो वह यहाँ क्यों नहीं है? श्रीमती वर्मा के शब्दों में क्रोध का एक संकेत था। उसने अपने चेहरे को घायल कर लिया है और वह नहीं आ सकी। उसके चेहरे पर चोट लगी। उसे किसने घायल किया? मेरे निकम्मे पोते ने। उसने नहीं। दशकों तक बाजार को नेविगेट करने और आसानी से जटिल स्थितियों से निपटने के बावजूद श्री गुप्ता को अभी भी वर्तमान स्थिति कुछ हद तक भारी लग रही थी। अगर यह मेरे पोते ने आपकी पोती को चोट नहीं पहुंचाई तो आप मुझसे न्याय मांगने क्यों आ रही हैं? क्योंकि यह आपकी बहू थी जिसने मेरी पोती को चोट पहुंचाई। उसने कहा कि मेरी पोती का चेहरा खराब करने से आपका पोता उसे अब और पसंद नहीं करेगा। इस दुनिया में ऐसे हास्यास्पद कार्य कैसे हो सकते हैं? अपने बेटे को अनुशासित करने में विफल रही जो एक औरतबाज है, उसने जाकर एक लड़की की उपस्थिति को बिगाड़ दिया। श्रीमती वर्मा वास्तव में गुस्से में थी। उनकी आवाज अनजाने में बढ़ गई। कृपया मुझे बताओ श्री गुप्ता, क्या ये गुप्ता परिवार की पारिवारिक परंपरा है या यह आपकी बहू के मायके मीरा परिवार से है? मेरी पोती को आपके पोते से उत्पीड़न क्यों सहना चाहिए और फिर आपकी बहू द्वारा उसका चेहरा क्यों नष्ट कर दिया जाना चाहिए? मुझे आज एक स्पष्टीकरण चाहिए। श्री गुप्ता पूरी तरह से चौंक गए। ये जयंत की मां ने आपकी पोती को चोट पहुंचाई?
ये कैसे संभव है? जयंत की माँ का स्वभाव थोड़ा तेज हो सकता है, लेकिन वह एक प्रमुख परिवार से आती है और शिष्टाचार जानती है। वह ऐसा कार्य कैसे कर सकती है? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आपकी बहू ऐसा कर सकती है, लेकिन मैंने पहले ही पुष्टि कर ली है। ये वास्तव में उसी का किया धरा है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो उसे यहाँ बुलाओ और हम इस मामले का सामना आमने सामने करें। तुरंत श्री गुप्ता अपने बेटे की ओर मुड़े। अपनी बड़ी भाभी को तुरंत बुलाओ, उससे कहो कि यहाँ आए। अंश, नेहा ने जो मूर्खतापूर्ण कार्य किया था उसे जानकर अंदर से खुश नहीं हो सकता था। हालांकि उसने एक गंभीर भाव बनाए रखा और कहा, ठीक है पिताजी, मैं अभी बड़ी भाभी को बुलाता हूँ। वह तेजी से लिविंग रूम से बाहर निकला, बाहर गया और नेहा का नंबर डायल किया। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने जानबूझकर इस मुद्दे को कम करके बताया, बस यह उल्लेख किया कि श्री गुप्ता ने उसे यहाँ आने के लिए कहा था और फिर उसने फोन काट दिया। हालांकि नेहा खुद भी बेवकूफ नहीं थी, उसे अच्छी तरह पता था कि उसने उस दिन क्या किया था, अंश से ज्यादा स्पष्ट। उसने सोचा कि प्रीति के चेहरे पर इस तरह से चोट लगी है तो श्री गुप्ता को शामिल न करना असंभव था और श्री गुप्ता का देर रात उसे बुलाना शायद इसी मुद्दे के लिए था। अगर उसे इस मामले की वजह से बुलाया गया तो उसे निश्चित रूप से डांट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नेहा ने अपने बेटे की ओर देखा जो सोफे पर खेल खेलने में व्यस्त था और कहा, जयंत, तुम्हारे दादाजी ने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा है और ऐसा हुआ कि तुम्हारे दूसरे दादाजी ने उन्हें पुअर चाय का एक बेहतरीन केक भेजा है। उसे अपने साथ ले जाओ और मेरे साथ चलो। जयंत अपने खेल में दुश्मनों से लड़ने में व्यस्त था, उसने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। मैं नहीं जा रहा हूँ। यह जरूर है कि तुमने प्रीति को मारा है जो दादाजी को पता चला। तुम्हें डांट पड़ने वाली है और मैं निश्चित रूप से नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं तो मुझे तुम्हारी गलती में हिस्सा लेना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? नेहा उसके पलटवार से क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गई। उसने हमेशा सोचा था कि उसका बेटा सीधा सादा और ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन आज उसने उसके इरादों को आश्चर्यजनक रूप से तेजी से पकड़ लिया था। जितना वह चिढ़ गई थी उतना ही उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। उसका बेटा दिमागी तौर पर शून्य नहीं था, वह वास्तव में काफी होशियार था, बस अपने दिमाग को सही चीजों में नहीं लगा रहा था। लेकिन आज उसे अपने बेटे को साथ खींचना जरूरी था, क्योंकि जयंत की मौजूदगी में बूढ़ा आदमी उसके लिए चीजों को ज्यादा मुश्किल बनाने से बचेगा। संभावना थी कि वह बहुत शोर मचाएगा पर हल्की कार्रवाई करेगा। इसलिए उसने जयंत का मोबाइल फोन छीन लिया और अचानक खेल से बाहर निकल गई। खेलना बंद करो। तुम्हारे दादाजी ने बस मुझे मिलने के लिए कहा, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह किसी विशेष चीज के बारे में है। तुम पहले से ही डरे हुए हो, तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो, बस एक डरपोक। जयंत, जिसका खेल जबरदस्ती बीच में रोक दिया गया था क्योंकि उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, वह गुस्सा हो गया और शाप देना चाहता था, मेरा फोन वापस दो। अगर तुम मेरे साथ अपने दादाजी से मिलने चलते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दे दूंगी। अगर तुम नहीं जाते तो फिर कभी इसके साथ खेलने की उम्मीद मत करना। जयंत ने गुस्से से उसकी ओर देखा, तुमने खुद ये गड़बड़ी की है, इसलिए खुद ही इससे निपटो। जब तुमने प्रीति को मारा था तब तुम इतनी साहसी नहीं थी, अब क्यों डर गई हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि दादाजी बूढ़े हो रहे हैं और उनका दिमाग अब तेज नहीं रहा? जाओ उनसे मुकाबला करो। बेहतर होगा कि उनके सामने फिर से कहो, देखो कि क्या उनका दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा है। नेहा ने निराशा में अपना पैर पटका, यह उस छोटी चुड़ैल प्रीति ने जानबूझकर मुझे उकसाया था। मैंने बस एक पल के लिए अपना नियंत्रण खो दिया था। क्या तुम मेरे बेटे भी हो? तुम हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेते हो? हर बार जब तुमने अतीत में मुसीबत खड़ी की तो क्या मैं नहीं थी जो तुम्हारे लिए गुहार लगाने बूढ़े आदमी के पास गई? तुम्हें उस बात का उल्लेख करने की हिम्मत है? तुम्हारी गुहार कभी काम नहीं आई, तुमने बस आग में घी डाला। यह मेरे दूसरे चाचा थे जिन्होंने मेरे लिए सफलतापूर्वक गुहार लगाए। तुम्हारे दूसरे चाचा भी आज यहीं हैं और यह वही थे जिन्होंने अभी मुझे बुलाया। चलो चाय केक उठाओ, हमें जल्दी निकलना होगा। तुम्हारे दादाजी इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करा सकते। जयंत ने जिद से जाने से मना कर दिया, इसलिए नेहा ने फिर से कहा, क्या तुम्हारे पास जेब खर्च नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दूंगी, क्या ये काफी है? जयंत हिचकिचाया, तुम मुझे कितना दोगी? 5 मिलियन। काफी नहीं, मुझे 10 मिलियन चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माँ सहमत है। जल्दी करो, हाउसकीपर, गाड़ी तैयार करो। गुप्ता परिवार के विला सभी एक दूसरे के करीब थे, इसलिए बस कुछ ही मिनटों बाद नेहा अपने बेटे के साथ श्री गुप्ता के निवास पर पहुंची। लिविंग रूम में प्रवेश करते ही नेहा ने कमरे के मुखिया पर श्रीमती वर्मा को बैठे और उनके बगल में आरुष को खड़ा देखा। वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी, चूंकि यहाँ मेहमान थे तो शायद ये प्रीति की घटना के बारे में डांटने के लिए श्री गुप्ता ने उसे नहीं बुलाया होगा। जब जयंत की नजर आरुष पर पड़ी तो उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। आरुष ऐसी लग रही थी जैसे वह उसे अपनी नजर से मार डालना चाहती हो। वह प्रीति के बेहद करीब थी, ये स्पष्ट था कि वह प्रीति की चोट के बारे में जानती थी, पर सवाल यह था कि वर्मा परिवार की श्रीमती वर्मा क्यों आई होंगी। लिविंग रूम का माहौल बर्फ की तरह तनावपूर्ण और अटूट महसूस हो रहा था जो पिघलता नहीं। जयंत को अकथनीय रूप से आशंका महसूस होने लगी। पिछली बार उसे ऐसा तब महसूस हुआ था जब शर्मा परिवार अपनी बेटी के साथ दरवाजा खटखटाने आया था। इस बार ये वर्मा परिवार की बारी थी और उन्होंने जिसे भेजा था वह उच्च पद की श्रीमती वर्मा थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले पर एक चाकू लटका हुआ है, यह नहीं जानते हुए कि वह कब गिरेगा और उसे पाताल लोक भेज देगा। नेहा को अंदर से राहत महसूस हुई। उसने पहले श्री गुप्ता का अभिवादन किया और उन्हें कुछ चाय नाश्ता पेश किया, और यहाँ तक कि जब श्री गुप्ता का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था तब भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यह मानते हुए कि श्रीमती वर्मा ने बस उन्हें परेशान कर दिया होगा। फिर उसने एक धनी परिवार की बहू का व्यवहार अपनाया और श्रीमती वर्मा से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती वर्मा मेरे पिता से मिलने आएंगी। कितना सुखद आश्चर्य, आप हाल ही में कैसी रही हैं?
श्रीमती वर्मा ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और सीधे कहा, ठीक नहीं। नेहा हक्का बक्का रह गई और उसके भाव थोड़े बदल गए। वह पहले भी श्रीमती वर्मा से कुछ बार मिल चुकी थी और सबसे शुरुआती समय में भी श्रीमती वर्मा ने उसे बहू के रूप में लेने पर विचार किया था। वह मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करती थीं और बहुत दोस्ताना थीं। वह आज इतनी बर्फीली और तिरस्कारपूर्ण क्यों थीं? वह बस गुप्ता परिवार में एक मेहमान थी, वह इतना अहंकार क्यों दिखा रही थी? उसने श्रीमती वर्मा के बगल में खड़ी आरुष की ओर देखा और फिर अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवालिया नजर थी, जैसे अपने बेटे से पूछ रही हो कि क्या उसने अपने औरतबाजी के मामले को आरुष के सिर पर ले लिया था और इस तरह श्रीमती वर्मा को नाराज कर दिया था। जयंत, जो आमतौर पर धीमी बुद्धि वाला था, आश्चर्यजनक रूप से उसकी नजर का मतलब समझ गया, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने आरुष के एक बाल को भी नहीं छुआ था और यह स्पष्ट था कि श्रीमती वर्मा उसके लिए यहाँ आई थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रीति श्रीमती वर्मा को हस्तक्षेप करने के लिए कैसे मना सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आकाश ने श्रीमती वर्मा से आने के लिए कहा हो? जितना उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यही एकमात्र संभावना थी। आकाश उस तरह का इंसान था जो प्रीति के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देगा। हालांकि अगले ही सेकंड उसने श्रीमती वर्मा को एक परेशान और दर्द भरी आवाज में बोलते सुना, चूंकि सब यहाँ हैं, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगी। प्रीति वह पोती है जिसे मैंने कुछ समय पहले अपनाया था। वह मुझे आरुष जितनी ही प्यारी है, दोनों मेरी आंखों का तारा हैं। मैं आज यहाँ श्रीमती नेहा से यह पूछने आई हूँ कि उन्होंने मेरी पोती पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया, उसका चेहरा क्यों बिगाड़ दिया। ये शब्द गुप्ता परिवार में सभी को स्तब्ध कर गए। श्री गुप्ता खासकर हक्के बक्के रह गए। तो वह पोती जिसके बारे में वे इतनी देर से बात कर रहे थे, वह प्रीति थी। वह लड़की जिसे नेहा ने घायल किया था, वह प्रीति थी। उनकी तीखी नजर अचानक अपनी बहू की ओर घूमी। उनका स्वर श्रीमती वर्मा जितना ही क्रोधित था। नेहा, ये सब क्या है? क्या तुम प्रीति से परेशानी करने गई थी? क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? पिताजी, इस मामले में मैं। नेहा हकला गई। पहले से तैयार किए गए अनगिनत बहाने अचानक अब उपयोग करने लायक नहीं लग रहे थे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रीति श्रीमती वर्मा को मना सकती है कि वह आकर उसकी लड़ाई लड़े, और न ही उसने उम्मीद की थी कि प्रीति श्रीमती वर्मा द्वारा अपनाई गई पोती होगी। क्या बुढ़िया बीमार थी? क्या उसके पास पहले से ही एक जैविक पोती नहीं थी? वह किसी गांव की लड़की को एक और पोती के रूप में क्यों अपनाएगी? क्या उसे दादी होना इतना पसंद था? वह तुच्छ छोटी चीज वास्तव में अपनी मां से अलग थी, वास्तव में पर्दे के पीछे एक शक्तिशाली समर्थक ढूंढ रही थी। कोई विकल्प न होने पर नेहा ने अपने दांत भींचे और अपना सिर नीचे कर लिया, ये कहते हुए, मेरे पास मेरे कारण थे। निराशा के एक पल में मैंने गलती से प्रीति को चोट पहुंचा दी। ये जानबूझकर नहीं था। साथ ही मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि वह श्रीमती वर्मा द्वारा अपनाई गई पोती है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे बात करने के लिए नहीं जाती। श्रीमती वर्मा उठी और नेहा की ओर बढ़ी। हालांकि वह उम्रदराज थी, वह लंबी और सीधी खड़ी थी, लगभग 1 मीटर 70 की ऊंचाई पर खड़ी थी। नेहा से लंबी, वह एक शक्तिशाली दबाव की भावना विकीर्ण कर रही थी। जानबूझकर नहीं। अगर यह जानबूझकर नहीं था तो तुमने प्रीति का चेहरा कैसे बिगाड़ दिया और उसे इतना खून बहाने के लिए मजबूर कर दिया? यहाँ तक कि आकाश, जिसका दिल पत्थर का था, वह भी चिंतित होना जानता था, इस हद तक कि प्रीति को पौष्टिक टॉनिक और एक काली मुर्गी भेजी। प्रीति की चोटें गंभीर होनी चाहिए। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, कैसा रहेगा कि श्रीमती नेहा भी मेरे देखने के लिए गलती से अपना ही चेहरा घायल कर लें। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे प्रीति की चोट जैसा ही कर दें। नेहा ने सहसा अपना चेहरा ढांक लिया और एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट थी। वह नहीं जानती थी कि श्रीमती वर्मा प्रीति की दादी केवल उसे परख रही थी, पर नेहा जानती थी। श्रीमती वर्मा समझ गई कि प्रीति का चेहरा बुरी तरह घायल हुआ है। उन्होंने अपना गुस्सा दबाया नहीं। तुम्हें मेरी पोती को चोट पहुंचाने का क्या अधिकार है? उसने ऐसा क्या किया है कि तुम उसके साथ यह सब करो? नेहा ने तुरंत कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, उसने मुझे जानबूझकर भड़काया था। मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। श्रीमती वर्मा ने उस पर विश्वास नहीं किया। गुस्से से बोली, तुमने जानबूझकर किया। मैं पहले सोचती थी कि तुम अच्छे संस्कारों वाली हो, पर तुम दिल की इतनी जहरीली निकली। तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती को परेशान किया और मैंने गुप्ता परिवार के सम्मान में उसे जवाबदेह नहीं ठहराया। फिर भी तुम अपने बेटे को अनुशासित करने के बजाय मेरी पोती को नुकसान पहुंचाती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम एक अच्छा बेटा पैदा नहीं कर पाए। गुप्ता परिवार तुम्हारे जैसी अनैतिक बहू के कारण बर्बाद हो जाएगा। नेहा ने पहली बार श्रीमती वर्मा की इतनी तीखी डांट सुनी थी। वह इतनी पीली पड़ गई कि सिर भी नहीं उठा पाई। दादी साहिबा बिल्कुल नहीं जानती कि उसने मुझसे क्या कहा था। हताश होकर नेहा ने कहा, उसने कहा था कि मेरे बेटे अंश और मेरे पति जयंत दोनों उसे पसंद करते हैं और वह उनमें से किसी एक को चुनकर शादी करना चाहती है। ऐसी बेशर्म बातें कोई भी तहजीबदार लड़की नहीं कहेगी, पर उसने कहा। उसने मुझे घृणा दिलाने और भड़काने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। प्रीति कैसी बच्ची है, यह मैं, उसकी दादी, तुमसे कहीं बेहतर जानती हूँ। तुम्हें उस पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी उसे जानता है, वह जानता होगा कि वह कभी ऐसी बातें नहीं कह सकती। श्रीमती वर्मा ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह गुप्ता परिवार से जुड़ने के लिए इतनी बेताब है? तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे दोनों ही अयाश हैं। प्रीति उन्हें कभी पसंद नहीं करेगी। आप सब उससे धोखा खा गए हैं। उसने सचमुच मेरे बेटे और पति दोनों को बहकाया है। वह और उसकी बेशर्म माँ, वे बस गुप्ता परिवार से चिपकना चाहती हैं। नेहा, बस करो। श्री गुप्ता ने अचानक उस पर चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रही हो? अंश के बारे में बात करनी है तो अंश के बारे में बात करो। जयंत को इसमें क्यों घसीट रही हो? अपने ससुर से डांट खाने पर नेहा को बहुत बुरा लगा। पिताजी, मैं सच कह रही हूँ। आप सब भी प्रीति से धोखा खा गए हैं।
उसने जानबूझकर आपके पैर के इलाज का इस्तेमाल गुप्ता परिवार के करीब आने के लिए किया, जयंत और अंश को बहकाने के लिए। श्री गुप्ता क्रोधित हो गए, उनका गुस्सा उबल पड़ा और वह अचानक खड़े हो गए। चुप हो जाओ। मैं प्रीति को तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह अच्छी है या बुरी। नेहा उन्हें सचमुच खड़े होते देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। तभी श्री गुप्ता को एहसास हुआ कि हताशा में वह सचमुच खड़े हो गए थे और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा देर तक खड़े रहे। उनके पैरों की ताकत फिर से कम हो गई और उन्हें उनके बेटे सौरभ ने सहारा दिया और वह धीरे धीरे वापस बैठ गए। श्री गुप्ता ने स्वीकार किया, हाँ मेरे पैर ये सचमुच प्रीति की वजह से है। श्रीमती वर्मा और भी ज्यादा नाराज हो गईं, तुम गुप्ता परिवार सचमुच ऐसा फरामोश हो। प्रीति ने तुम्हारे पैर का इलाज करने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी तुम्हारे पोते ने उसे उलझाया, तुम्हारी बहू ने उसका चेहरा खराब कर दिया और फिर तुम पर मेरे बेटे और पोते को बहकाने का झूठा आरोप लगाने की हिम्मत भी है। क्या तुम खुद को सुन रही हो? अपने पोते को बहकाने का झूठा आरोप लगाना काफी है, पर तुम्हारे बेटे को भी बहकाया। क्या प्रीति को पति की इतनी जरूरत है कि वह अपने पिता से ज्यादा उम्र के आदमी को बहकाएगी? ये जानबूझकर सच्चाई को उल्टने जैसा है। कहीं ये तुम्हारा लाडला बेटा ही तो नहीं है जिसने मेरी पोती को परेशान किया? पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा एहसान फरामोश परिवार नहीं है। अंश, जो अब तक चुप था, बीच में बोले बिना नहीं रह सका। नहीं, मेरे पिताजी ने कभी प्रीति को परेशान नहीं किया। दादी साहिबा, कृपया झूठे बयान न दें। श्रीमती वर्मा ने उसे ठंडी नजरों से देखा। जब तुम्हारी माँ ने कहा कि प्रीति ने तुम्हारे पिता को बहकाया, तब तुमने अपनी माँ का खंडन क्यों नहीं किया? अंश ने सहजता से जवाब दिया, बेशक नहीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ जानबूझकर प्रीति को बदनाम कर रही थी? नहीं, मेरी माँ, वह। अंश हकलाया, एक पूरा वाक्य भी नहीं बना पाया। आरुष की नजरें उस पर चाकुओं की तरह पड़ी। अंश, क्या तुम में जरा भी जमीर नहीं है? तुम वह थे जिसने सबसे पहले प्रीति का पीछा किया था, मैंने सब देखा था। और अब तुम्हारी माँ कैसे पलट सकती है और दावा कर सकती है कि यह प्रीति थी जिसने तुम्हें बहकाया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने तुम्हें बहकाया था या नहीं। क्या तुम उस बार को भूल गए जब एक महिला तुमसे चिपकी हुई थी और दावा कर रही थी कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, और तुम्हें उस स्थिति से बाहर किसने निकाला था? प्रीति ही थी जिसने उस लड़की की साजिश का पर्दाफाश किया। तुम्हें खुद फंसाया गया था, तो अब तुम अपनी माँ को प्रीति को बदनाम करने की इजाजत क्यों दे रहे हो? एक लड़की को तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहकाने के आरोप के साथ क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, समझते हो? बोलो, अगर तुम में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए सारा सम्मान खो दूंगी। मैं ऐसी कायरता से नफरत करती हूँ। श्री गुप्ता ने अंश की ओर देखा। अंश, बड़ों के बीच में लापरवाही से मत टोको। दादी साहिबा और मैं दोनों समझते हैं कि प्रीति और तुम्हारे पिता के बीच कुछ नहीं है। हालांकि अगर तुमने फिर से प्रीति को परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें 3 दिन और 3 रातों तक घुटने टेक कर पारिवारिक सजा मिलेगी। अंश ने जल्दबाजी में कहा, मैंने पहले ही उसका पीछा करना छोड़ दिया था, मैं अब निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। श्री गुप्ता ने नेहा की ओर रुख किया। नेहा, श्रीमती वर्मा से माफी मांगो। इस मामले में तुम ही गलत हो। नेहा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पिताजी, माफी मांगो और फिर मुआवजे का पैसा निकालो। बिना माफी मांगे किसी को चोट पहुंचाना, क्या ये सही तरीका है? नेहा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह मेरी गलती नहीं थी, ये प्रीति की गलती थी। उसने सचमुच कहा था कि वह जयंत और अंश में से किसी एक को चुनकर शादी करेगी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। श्री गुप्ता लगभग क्रोधित हो गए। श्रीमती वर्मा ने तुरंत उसके शब्दों की फिसलन को पकड़ लिया। तुम अब स्वीकार कर रही हो कि तुम ही वह थी जिसने हमला शुरू किया। तुम तो बस ये दिखावा कर रही थी कि यह एक दुर्घटना थी। तुम ही हमें धोखा दे रही हो। नेहा एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, लेकिन फिर उसने तुरंत पलटवार किया। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। प्रीति को ये बातें कहते हुए सुनकर कोई भी अपना नियंत्रण खो देता। मैंने गलती से उसके चेहरे को खरोंच दिया। ये बस कुछ खरोंचें हैं, बस कुछ खरोंचें। तो फिर तुम अपने चेहरे पर कुछ वैसी ही खरोंचें क्यों नहीं लगा लेती? अगर तुम खुद पर ऐसा करने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी। नेहा में हिम्मत नहीं थी। श्रीमती वर्मा ने श्री गुप्ता की ओर सिर घुमाया। इस हद तक वह अभी भी बहाने बना रही है, माफी मांगने से भी मना कर रही है। तो फिर हमें आगे बात करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पोती को तुम्हारे मुआवजे की कमी नहीं है। हम अदालत में मिलेंगे। जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए देखते हैं उसे कितने साल की सजा होती है। ये कहकर श्रीमती वर्मा तेजी से बाहर निकल गईं। आरुष तुरंत उनके पीछे चली गई। पैरों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। उसके बाद कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। एक पल बाद नौकर अंदर आया और धीमी आवाज में सूचना दी, मालिक, वे चले गए हैं। पूरा बैठक कक्ष सन्नाटे में डूब गया। श्री गुप्ता ने नेहा को एक ठंडी बर्फीली नजर से घूरते रहे। एक अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद श्री गुप्ता ने उदास आवाज में कहा, जयंत की पत्नी, क्या तुम बेसब्री से मेरी मौत की कामना कर रही हो? नेहा हैरान थी। बिल्कुल नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लंबे और समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्रीति मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और मुझे अपने पैर के इलाज के लिए उसकी कितनी जरूरत है। ठीक तब जब मेरा पैर आखिरकार ठीक होने लगा था, तुमने जाकर प्रीति को खरोंच दिया। नेहा, पीली और शक्तिहीन, अपने बचाव में वही पुराना बहाना इस्तेमाल किया। ये सच में जानबूझकर नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। श्री गुप्ता ने उसके बहाने को नजरअंदाज किया और खुद ही कहा, या तो तुम सचमुच मूर्ख हो, ये सोचकर कि अगर प्रीति का चेहरा खराब भी हो गया तो भी वह मेरे पैर का इलाज करती रहेगी, या तुम्हारे बुरे इरादे थे, ये जानते हुए कि अगर तुमने प्रीति का चेहरा खराब कर दिया तो वह फिर कभी गुप्ता परिवार में नहीं आएगी, जिसका मतलब है कि कोई भी मेरे पैर का इलाज नहीं करेगा। जयंत और सौरभ ने इन वर्षों में दूर दूर से प्रसिद्ध डॉक्टरों को खोजा है। अगर मेरे पैर का इलाज जल्द ही नहीं किया गया तो नसें मेरे दिल और फेफड़ों तक फैल जाएंगी और फिर मैं यमराज से मिलने चला जाऊंगा।
तुमने बिना किसी रोक टोक के प्रीति को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम सचमुच मुझे यमराज से मिलवाना चाहती हो, जयंत की पत्नी? क्या तुम मेरी जीवन रेखा को इस तरह काटना चाहती हो? पहली बार नेहा ने श्री गुप्ता का ऐसा उदास और गंभीर रूप देखा। वह इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं किया। मैं बस इस बात से नाराज थी कि प्रीति मेरे पति और बेटे को बहका रही थी। मैंने जल्दबाजी में काम किया। ऐसा लगता है तुम तर्कसंगतता की सारी भावना खो देती हो, ये भी नहीं समझ पाती कि संकट कब मंडरा रहा है। संकट? मैंने बस प्रीति के चेहरे को थोड़ा सा खरोंच दिया। इससे क्या संकट पैदा हो सकता है? तुम्हें अंश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है, यह एक बात है, पर जयंत की प्रतिष्ठा की परवाह न करना सरासर मूर्खता है। प्रीति जयंत को बहका रही है। तुम ही अकेली हो जो ऐसी बात कह सकती हो। श्री गुप्ता की तेज आंखों में ठंडी रोशनी भरी थी। क्या तुम्हें लगता है कि प्रीति को इस तरह बदनाम करने से हर कोई उससे नफरत करेगा? तुम बुरी तरह से गलत हो। ऐसा करके तुम केवल जयंत को तूफान की आंखों में धकेल रही हो। किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा बड़ी है, जयंत की या प्रीति की? कौन फायदा उठा रहा है और कौन प्रभारी है? 20 के दशक की शुरुआत में एक युवा महिला प्रभारी है। इस पर कौन विश्वास करेगा? जयंत 50 साल से ज्यादा का है, गुप्ता परिवार का मुखिया है। क्या उसे एक जवान लड़की अपनी उंगलियों पर नचाएगी? तुम कहती रहती हो कि प्रीति जयंत को बहका रही है। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब तुम्हारे जितने ही मूर्ख हैं ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए? बाकी सब श्रीमती वर्मा की तरह सोचेंगे। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि जयंत एक जवान लड़की को परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। अचानक नेहा को एहसास हुआ कि वह प्रीति द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वह गुस्से और शिकायत से भर गई थी, पर उसने श्री गुप्ता का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। श्री गुप्ता ने सौरभ की ओर रुख किया और आदेश दिया, अपने भाई को फोन करो, उसे बताओ कि वह घर आ जाए। मैं उससे आमने सामने पूछना चाहता हूं कि क्या वह प्रीति को परेशान कर रहा था। सौरभ ने सिर हिलाया। ठीक है पिताजी, मैं अभी बड़े भाई को फोन करता हूं। एक शांत और निजी भोजन कक्ष में जयंत श्रीवर्ण के साथ एक सुंदर निजी कमरे में बैठे थे, चाय पी रहे थे और अपने बच्चों के बीच विवाह गठबंधन की संभावना पर चर्चा कर रहे थे। श्रीवर्ण ने ईमानदारी से बात की। जयंत, मैंने आकाश और आस्था की स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया है। वह बच्चा सचमुच आकाश का नहीं है, बल्कि मेरे सबसे बड़े बेटे शौर्य का है। इस मामले ने आकाश के साथ गलत किया है। आज मैं वास्तव में हमारे बच्चों के विवाह पर वास्तविक इरादे से चर्चा करना चाहता हूं। क्या गुप्ता परिवार वर्मा परिवार के साथ गठबंधन पर विचार करेगा? जयंत ने मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में हमेशा से वर्मा परिवार के साथ बंधन बनाना चाहता था। हमारे दोनों महान परिवारों के बीच इतने सालों से विवाह गठबंधन नहीं हुआ है। वास्तव में यह एक मजबूत मिलन का समय है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। एक मजबूत मिलन हमारे परिवारों के दीर्घकालिक विकास के लिए ज्यादा अनुकूल है। आप सही कह रहे हैं। हमारे महान परिवारों के बच्चे सुसंस्कृत, सक्षम और अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। हालांकि मैं उत्सुक हूं, श्रीवर्ण, मेरी किस बेटी पर तुम्हारी नजर पड़ी है? गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी गोल आकाश के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ी है। आपका क्या विचार है? जयंत एक पल के लिए चुप रहे और फिर हंसे। दोनों प्रतिभा और सुंदरता में एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। सचमुच एक अच्छी जोड़ी। वास्तव में श्रीवर्ण ने जिस भी बेटी का जिक्र किया होता, जयंत सहमत हो जाते। वह कभी भी गुप्ता परिवार और कॉर्पोरेशन को गुल को नहीं सौंपेंगे। गुप्ता परिवार में सब कुछ उनके बेटे अंश के लिए तय था। अधिकतम गुल को एक उदार दहेज मिलेगा। वर्मा परिवार से जुड़ना गुल के लिए सबसे अच्छा परिणाम होगा। भले ही आकाश ने दोबारा शादी की हो, वह अब वर्मा परिवार में बचा हुआ एकमात्र बेटा था और वर्मा परिवार से संबंधित सब कुछ निस्संदेह आकाश को हस्तांतरित हो जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों पर इतनी जल्दबाजी में सहमति नहीं देनी चाहिए। जयंत का चेहरा सौम्यता से चमक उठा। हालांकि बड़ों के रूप में हमारी मंजूरी पर्याप्त नहीं है, उन्हें खुद भी इच्छुक होना चाहिए। मेरी बेटी गुल बचपन से ही स्वतंत्र रही है और उसके अपने मजबूत विचार हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए मुझे उससे चर्चा करनी होगी। श्रीवर्ण, क्या आपने आकाश के साथ इस पर बात की है? कथा। श्रीवर्ण ने सिर हिलाया। मैंने उससे चर्चा नहीं की। आकाश बहुत स्वतंत्र है, लेकिन शादी जैसे बड़े मामले में उसे मेरी बात माननी होगी। वैसे भी गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी गुल से बेहतर कोई लड़की नहीं है। वह शायद ही मना करेगा। जयंत भाप गया कि वर्मा परिवार में अभी भी श्रीवर्ण की ही चलती है। हालांकि आकाश निगम का सीईओ बन गया था, फिर भी उसे अपने पिता की बात सुननी पड़ती थी। जयंत बहुत खुश था क्योंकि असल में गुल की शादी भी उसके पिता के नियंत्रण में थी। ये कहना कि वह वापस जाकर गुल की राय लेगा केवल देरी करने का बहाना था। अमीर परिवारों के गठबंधन विवाह ऐसे मामले नहीं थे जिन पर बच्चे फैसला कर सकें। श्रीवर्ण जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक सीधे थे, जिससे जयंत को उनके प्रति और अधिक स्नेह और विश्वास महसूस हुआ। वह वर्मा परिवार के साथ गठबंधन विवाह की व्यवस्था करने के लिए और भी उत्सुक थे। चूंकि उन्होंने सुना था कि अपूर्व परिवार अनामिका परिवार के साथ विवाह गठबंधन बनाने वाला था, वह बहुत चिंतित थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी अंश से बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि और अधिक उत्कृष्ट क्षमताओं वाले पुरुष से शादी करेगी। हालांकि उनकी दूसरी बेटी अपूर्व परिवार के दूसरे युवा मालिक के करीब थी। जयंत ने हमेशा उन्हें अपने रिश्ते की घोषणा करने या शादी पर चर्चा करने से भी मना किया था। आखिरकार अंश, भले ही उपनाम अपूर्व साझा करता था, कड़ाई से कहा जाए तो नेहा परिवार का बेटा था, अपूर्व परिवार का सीधा वंशज नहीं। वह पूर्वी साम्राज्य समूह को विरासत में ले पाएगा या नहीं, यह अभी भी अधर में था। अपूर्व परिवार का सच्चा वंशज था। भले ही अपूर्व परिवार का बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी और पोते का पक्ष लेता था, जब परिवार के उत्तराधिकारी को चुनने की बात आती थी तो वह भ्रमित नहीं होगा। परिवार की विरासत के लिए होड़ अपूर्व को मिलने की अधिक संभावना थी।
यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति का जानबूझकर उस पोते के प्रति पक्षपात करना जिसका जन्म अपूर्व परिवार में नहीं हुआ था और उसके कार्य जो अंश के लिए पूर्वी साम्राज्य को विरासत में देने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लग रहे थे, वह उसके सच्चे पोते को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे जल्दी बड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करने और सिर्फ एक दिखावटी पत्नी के बजाय एक सहायक युवी परिवार को चुनने के लिए एक चाल हो सकती थी। कहा जाता था कि बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वह शायद ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए वह अपने पोते को व्यवस्थित होते हुए देखने की जल्दी में था। जब वह सोच रहे थे, उनका मोबाइल फोन बजा। जयंत ने फोन उठाया और देखा कि अंश का फोन था। वह अनजाने में चौंक गए और फोन का जवाब दिया। एक पल बाद उन्होंने फोन काट दिया और श्री वर्ण से माफी मांगी। क्षमा करें, घर पर कुछ आ गया है। वर्ण जी, चलो किसी और दिन मिलते हैं। मेरे पास अभी भी आपके साथ साझा करने के लिए अच्छी शराब की एक बोतल है, आपको मना नहीं करना चाहिए। श्री वर्ण ने सिर हिलाया। मैं मना नहीं करूंगा। चूंकि घर पर कोई समस्या है तो आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। हमारे बच्चों से जुड़े मामले इस समय जरूरी नहीं हैं। जयंत ने सिर हिलाया और विदा ली। जयंत के जाने के बाद श्रीवर्ण ने थोड़ी देर सोचा और फिर भी अपने बेटे को जानकारी देने का फैसला किया, हालांकि वह जयंत के सामने बहुत अड़ियल लग रहे थे। सच तो ये था कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह वास्तव में अपने बेटे को अब और नियंत्रित कर सकते हैं। फोन काफी देर तक बजाने के बाद उठाया गया और आकाश की उदासीन आवाज आई। क्या बात है? बेशक कुछ बात है, वरना मैं तुम्हें क्यों फोन करता। बोलो। मैंने अभी गुप्ता कॉप के जयंत के साथ बातचीत की है। मैं गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन विवाह की योजना बना रहा हूँ। क्या आप जयंत की बेटी से शादी कर रहे हैं? उनके बेटे के शब्दों ने श्रीवर्ण के सिर में खून का संचार बढ़ा दिया और गुस्से से जवाब देने से पहले उन्हें एक पल लगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेशक ये तुम हो जो शादी कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। इतना कहकर आकाश ने सीधा फोन काट दिया। श्रीवर्ण ने फोन से आती व्यस्त टोन सुनी। गुस्से से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह ये सब किसके लिए कर रहे थे? क्या यह आकाश के लिए नहीं था? फिर भी उनके बेटे ने जरा भी सराहना नहीं की। ऐसे कृतघ्न ने बचपन से उनकी बात नहीं सुनी और अब जब वह बड़ा हो गया है तो और भी कम सुनता है। हालांकि जब उनके बेटे की शादी की बात आई तो वह वास्तव में मामले से हाथ नहीं धो सकते थे। शौर्य ने एक बार आस्था को पसंद किया था और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। नतीजा क्या हुआ? इससे घर में केवल अफरा तफरी हुई। इस बार उन्हें कमान संभालनी होगी। दूसरी जगह जयंत पहले ही गुप्ता परिवार के घर लौट चुके थे। घर का माहौल जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर था। उनके पिता श्री गुप्ता का चेहरा ऐसा काला था जैसे तूफान आने वाला हो। उनकी पत्नी नेहा किसी पीड़ित की तरह लाल आंखों से आंसू पोंछ रही थी और उनके बेटे गुल के चेहरे पर उसकी सामान्य चंचल मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय वह सामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सीधे खड़े थे। केवल अंश ही हमेशा की तरह एक सौम्य अभिव्यक्ति के साथ बने रहे। बड़े भाई, आप वापस आ गए। अपने पिता के सामने दोनों भाई हमेशा सामंजस्यपूर्ण होने का ढोंग करते थे, इसलिए जयंत ने भी धीरे से जवाब दिया। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या कुछ हुआ? श्री गुप्ता ने उनकी ओर देखा। तुम्हारी पत्नी जोर देकर कहती है कि प्रीति तुम्हें लुभा रही थी, इसलिए वह प्रीति को मारने चली गई, उसका चेहरा खराब कर दिया। तुम बताओ, क्या वास्तव में ऐसा हुआ? जयंत चौंक गए। तभी उन्हें दिन की घटनाएं याद आईं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इससे घर में इतना हंगामा हो जाएगा। उन्होंने संक्षेप में हंसा, चीजों को शांत करने की कोशिश करते हुए। ये कुछ भी नहीं है। प्रीति किसी को कैसे लुभा सकती है? मुझे लगता है कि वह शांत और समझदार तरह की है। नेहा ज्यादा सोच रही है। श्री गुप्ता ने उन्हें ठंडे ढंग से देखा। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हारे मन में प्रीति के लिए कोई अनुचित विचार थे? अन्यथा तुम्हारी पत्नी अचानक उस पर आरोप क्यों लगाएगी और उसे परेशान करने क्यों जाएगी? जयंत के भीतर गुस्सा उमड़ आया। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उनकी नजर नेहा पर पड़ी। वह वास्तव में कभी आराम नहीं करती, हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करती है। सब कुछ ठीक था और उन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। फिर भी उसने सुनने से मना कर दिया था। पिताजी, मेरे मन में प्रीति के लिए कोई अनुचित विचार नहीं हो सकता। आपको भविष्य में वास्तव में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा इससे मैं किसी जानवर से अलग नहीं लगता। जयंत का लहजा काफी अप्रिय था। आप अफवाहों को क्यों सच मानते हैं पिताजी? क्या आप भी बकवास में शामिल होने जा रहे हैं? मैंने प्रीति को कितनी बार देखा है। हमारे बीच कुछ भी कैसे हो सकता है? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी पत्नी उसका चेहरा खराब करने क्यों गई? ये किस तरह का पागलपन है? क्या उसे नहीं पता कि प्रीति मेरे पैर का इलाज कर रही है? श्री गुप्ता का गुस्सा एक पल में फूट पड़ा और उन्होंने जयंत की ओर एक चाय का प्याला फेंका। वर्मा परिवार की दादी मुझसे हिसाब करने आई। वे तुम्हारी पत्नी पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा करने जा रही हैं। वे उसे जेल भेजना चाहती हैं। जयंत सहज रूप से बच गए और चाय का प्याला जमीन पर टूट गया। टूटने की कर्कश आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। टूटे हुए टुकड़े हर जगह बिखर गए। वह हैरान और परेशान दोनों थे। पिताजी, ये वर्मा परिवार की दादी कैसे हैं जो प्रीति के बारे में आपसे हिसाब करने आई? मुझे लगा था कि प्रीति खुद आपसे शिकायत करेगी। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि प्रीति को उनकी पोती के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जब उनकी पोती के साथ गलत होता है तो बेशक वह मुझसे हिसाब करने आएंगी। जयंत हक्के बक्के रह गए। वर्मा परिवार की दादी ने प्रीति को अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? वह लगभग बोल उठे। लेकिन प्रीति स्पष्ट रूप से आपकी पोती है। लेकिन शब्दों को मुंह से निकलने से पहले ही निगल लिया। वह अभी भी अतीत को दबाए रखना चाहते थे, आदर्श रूप से किसी को पता न चले। ये क्यों नहीं हो सकता? प्रीति में क्या नापसंद है? वर्मा परिवार की दादी का उसे पोती के रूप में स्वीकार करना तो छोड़ो, मैं भी चाहता हूँ। वह समझदार और आज्ञाकारी है और उसे चिकित्सा का गहरा ज्ञान है।
बुजुर्गों में उसे कौन पसंद नहीं करेगा। उसे मेरी पोती के रूप में स्वीकार करना शायद मेरी उम्र को 10 साल बढ़ा देगा। तुम जैसे कई लोगों को जन्म देने से मेरी उम्र शायद 10 साल कम हो गई है। गुल खुद को श्री गुप्ता की ओर देखने से नहीं रोक पाया। वह उन्हें बताना चाहता था कि किसी को भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रीति वास्तव में उनकी अपनी पोती थी। हालांकि दुर्भाग्य से जयंत की कठोर नजर ने उसे संकेत दिया कि उसे अनुचित बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह रहस्य को खुद तक ही सीमित रखे रहे। अंश अचानक बीच में बोल पड़े, पिताजी, मैंने कुछ साल पहले सुना था कि वर्मा परिवार की दादी को गंभीर घबराहट थी, और जब उनकी स्थिति भड़क उठी तो उन्होंने कई बार अपनी जान लगभग खो दी थी। बाद में उन्हें एक दिव्य चिकित्सक द्वारा ठीक किया गया था। यही वजह है कि वह अभी भी जीवित हैं। क्या वह दिव्य चिकित्सक जिसे वर्मा परिवार ने खोजा था वह प्रीति नहीं हो सकती? अन्यथा दादी अचानक ऐसी पोती को क्यों स्वीकार करेंगी? श्री गुप्ता ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है, लेकिन वर्मा परिवार की दादी के पहली बार बीमार पड़ने के बाद से कम 5 या 6 साल हो गए हैं। तब प्रीति कितनी बड़ी थी? उसके पास क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। अंश का चेहरा सवालों से भरा था। तो वर्मा परिवार की दादी की बीमारी किसने ठीक की? प्रीति छोटी थी लेकिन असाधारण चिकित्सा कौशल रखती थी, ठीक अपनी माँ डॉक्टर शिवानी की तरह। उन दोनों ने कहा कि उनका कौशल एक पारिवारिक विरासत था। ये स्पष्ट है कि उन्हें एक उच्च कुशल बुजुर्ग ने सिखाया था। अगर मुझे सही याद है तो प्रीति ने एक बार कहा था कि उसके सभी चिकित्सा कौशल उसकी दादी ने सिखाए थे। क्या ये हो सकता है कि यह प्रीति की दादी थी जिन्होंने वर्मा परिवार की दादी की बीमारी ठीक की? ऐसा ही होना चाहिए। श्री गुप्ता निराशा से भर गए, क्योंकि उन्होंने अभी भी दुखी नेहा पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में चिढ़ दिखाई दी। सच कहूं तो मेरे मन में वास्तव में प्रीति को अपनी पोती के रूप में स्वीकार करने की योजना थी, लेकिन यह पूरा मामला इतना अचानक था, मुझे डर था कि वह स्वीकार नहीं करेगी। यही वजह है कि मैं इस बारे में चुप रहा। अब जयंत की पत्नी ने मेरी योजनाओं में उथल पुथल मचा दी है। प्रीति के मेरी पोती बनने की तो बात ही छोड़ो, मुझे डर है कि वह अब मेरे पैर का इलाज भी नहीं करेगी। हर कोई उनके शब्दों से हैरान था, खासकर गुल, जिसने उम्मीद नहीं की थी कि उनके दादा के ऐसे इरादे थे। उन्होंने सोचा था कि प्रीति में उनकी रुचि दिखाने पर उनके दादा का कोई विरोध न करना उनसे शादी करने की उनकी खोज की मौन स्वीकृति थी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनके दादा उसे अपनी पोती के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। गुल निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सके, यह महसूस करते हुए कि परिवार में कोई भी उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं रखता, चीजों को अपने तरीके से करने पर जोर देता है। ऐसा लग रहा था कि भले ही वह और प्रीति भाई बहन न माने जाएं, फिर भी वह उससे शादी नहीं कर पाएंगे। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए न तो उनके दादा और न ही उनकी मां शायद इस पर सहमत होंगी। अपने शुरुआती सदमे के बाद नेहा को राहत मिली। सौभाग्य से उसने पहले कार्रवाई की थी। अन्यथा अगर श्री गुप्ता वास्तव में प्रीति को अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर लेते और वह अक्सर गुप्ता परिवार आती, तो क्या इसे उसे मौत की हद तक घृणा नहीं होती? हालांकि श्री गुप्ता ने हर किसी की प्रतिक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे अपने बेटे को निर्देश दिया, जयंत, तुम कल वर्मा परिवार की दादी के यहाँ व्यक्तिगत रूप से जाओ और अपनी पत्नी की ओर से माफी मांगो। सुनिश्चित करो कि तुम अच्छी तरह से विनम्र हो और लोगों को गलती खोजने का मौका न मिले। इसके अलावा पर्याप्त मुआवजा प्रदान करो। हालांकि दादी ने आज कहा कि उन्हें पैसे की कमी नहीं है, मुआवजा दिया जाना चाहिए। 10 मिलियन प्रीति के चेहरे की चोट के लिए पर्याप्त होना चाहिए। नेहा ने बहस करने के लिए मुंह खोला, लेकिन श्री गुप्ता ने उसे बोलने नहीं दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और बंद दरवाजों के पीछे चिंतन करो। तुम्हें इस मामले के सुलझने तक घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम बाहर जाकर परिवार के लिए और परेशानी खड़ी न कर दो। नेहा इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग अपने दांत चबा गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। निराशा में लगभग खून उगल रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि श्री गुप्ता का तिरस्कार केवल परिवार के लिए परेशानी पैदा करने के बारे में नहीं था। अधिक महत्वपूर्ण, उन्हें इस बात पर नाराजगी थी कि उसने प्रीति को नाराज कर दिया था, जो अब उनके पैर का इलाज नहीं करेगी। अंत में श्री गुप्ता को अपने हितों और प्रतिष्ठा की ही परवाह थी। और तुम गुल, तुम भी बंद दरवाजों के पीछे चिंतन करो। 1 महीने के लिए घर तक सीमित रहो। ये सुनकर गुल ने तुरंत आपत्ति जताई। क्यों? यह मैं नहीं था जिसने उसे चोट पहुंचाई। मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जाना चाहिए? अगर तुम मूर्खतापूर्ण तरीके से प्रीति को परेशान करने में लगे नहीं रहते, तो तुम्हारी मां जाकर उसका चेहरा खराब नहीं करती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती और निगम में सीखने में अपने पिता का अनुसरण किया होता, तो तुमने एक के बाद एक आपदा पैदा नहीं की होती। लेकिन मैं अब और प्रीति को परेशान नहीं कर रहा हूं, मैंने उससे दूरी बनाए रखी है। ये वह बात है जो तुम अपनी मां को बता सकते हो, मुझे नहीं। वह है जिसने लड़की का चेहरा खराब किया। अगली बार जब तुम किसी प्रेमिका की तलाश करो तो तुम्हें सावधान रहना होगा, वरना तुम्हारी मां उसे भी विकृत कर सकती है और हमारे गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा तुम दोनों द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं मिलेगी। ये सुनकर गुल ने गुस्से में अपनी मां नेहा की ओर देखा। ये तुम्हारी गलती है। तुम मेरा विनाश करने जा रही हो। मैंने तुम्हें किसी को चोट न पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो कौन जानता है कि तुम उसके साथ क्या कर सकती थी। नेहा हैरान और गुस्से में दोनों थीं। ऐसे समय में उनका बेटा वास्तव में उन्हें दोष दे रहा था। श्री गुप्ता ने तुरंत भान चढ़ाई। गुल, क्या तुम उस समय वहां थे जब वर्मा परिवार की दादी मौजूद थी? तो तुमने क्यों नहीं बोला? तब क्या हुआ? क्या तुम्हारी मां ने वास्तव में जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई? गुल ने अपना चेहरा फेर लिया। मैं बाद में पहुंचा। जैसे ही मैं प्रीति के कार्यालय में पहुंचा, मैंने अपनी मां को प्रीति को जमीन पर गिराते हुए देखा। उसका हाथ प्रीति की ओर बढ़ाते हुए उसे खरोंचते हुए उसके आधे चेहरे को खून बहने तक नोच दिया। लगातार खून बह रहा था। मैं दादी के सामने ऐसी बात कैसे कह सकता था? वह इसे एक दुर्घटना बताकर चिल्ला रही थी।
क्या मैं जानबूझकर ऐसा करने की बात कहकर उनकी प्रतिष्ठा को कम कर सकता था? क्या इससे लोग मेरी माँ को हीन नहीं समझेंगे? वह दादी इतनी जबरदस्त थी, अगर मैंने इस बारे में बोला होता तो वह शायद और भी निर्मम होती। अंत में हमारे घर को नुकसान उठाना पड़ता। मैं निश्चित रूप से उनके जाने तक इंतजार करता इससे पहले कि कुछ कहता। हर किसी ने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी सोच के सक्षम होगा। गुल उनकी नजरों को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी आंखें घुमाई। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं ऐसा लगता हूं जो अपनी ही माँ को धोखा देगा? मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। श्री गुप्ता ने उसे एक नजर दी। तुम्हारे पास कुछ चालाकी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। बाहर घूमना बंद करो। तुम अब 23 साल के हो। ये समय है कि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और निगम का प्रबंधन करना और परिवार का विस्तार करना सीखो। लेकिन गुल ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। श्री गुप्ता हमेशा ऐसे ही बात करते थे। अगर वह खेलना चाहता था तो खेलेगा। निगम के प्रबंधन के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बेटी गुल वहां थी आखिरकार। ये देखकर कि उनके पिता ने निर्देश देना समाप्त कर दिया था और उनका गुस्सा ज्यादातर कम हो गया था, जयंत ने तब कहा, पिताजी एक और बात है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। वह क्या है? श्री वर्ण ने हमारे घर के साथ गठबंधन विवाह का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा। नेहा चौंक गई और जल्दी से उन्हें बाधा डाली। जयंत, इतना बड़ा मामला और मैंने आपको इसका उल्लेख करते हुए नहीं सुना। ये कब हुआ? वर्मा परिवार हमसे गठबंधन विवाह चाहता है और उनकी दादी अभी भी हमें भड़काने आई। वे गुप्ता परिवार को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जयंत उससे बेहद नाराज थे। श्री गुप्ता ने प्रीति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने देखा था और चोट गंभीर थी। इसने दिखाया कि नेहा का आंतरिक हृदय कितना निर्मम था कि वह इतने भारी वार करती। उसने जानबूझकर प्रीति को विकृत करने का इरादा किया था। उनके लहजे में कुछ चिढ़ाए बिना नहीं रह सकी। श्री वर्ण ने अभी अभी मुझसे आज रात इसका उल्लेख किया है। ये सिर्फ एक प्रारंभिक विचार है। क्या ये फलीभूत होगा यह अभी निश्चित नहीं है। उनकी दादी को भी अभी इसके बारे में पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो वह शायद तुम्हारी बेटी को पोती बहू के रूप में भी नहीं चाहती। और तुम यहाँ भड़काने आने की शिकायत कर रही हो। क्या तुम्हें एहसास है, अगर तुम्हारी दुर्भावनापूर्ण विकृति की खबर बाहर निकलती है तो लोग किसी भी विवाह प्रस्ताव पर गंभीरता से पुनर्विचार करेंगे। तुमने अपनी बेटियों की शादी के मौके बर्बाद कर दिए होंगे। नेहा पहले तो अंदर से तंग हुई, फिर उन्होंने उपहास किया। गुप्ता परिवार की बेटियों को शादी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। मेरी दोनों बेटियां सुंदर हैं, दूसरे चाहते हैं कि वे उनसे शादी कर सकें लेकिन नहीं कर सकते। वहां खड़े होकर दूसरों को फुलाओ मत और अपने ही परिवार को छोटा मत करो। उसका हमेशा से यही गर्वित रवैया रहा है, खुद को बाकी सभी से ऊपर मानते हुए। एक बड़ी बेटी का गंभीर स्वभाव। अतीत में श्री गुप्ता ने कई बच्चों को पालने के कारण उसे सहन करने को तैयार थे, लेकिन अब वह उसे जितना देखते थे उतना ही नाखुश होते थे। उन्होंने ये भी महसूस किया कि नेहा परिवार का पालन पोषण समस्याग्रस्त था। ऐसी तिरस्कारपूर्ण, दूरदर्शिता रहित महिला को पालना जो अपनी ही दुनिया में रहती थी, अभिमानी और मूर्ख दोनों। उन्होंने ठंडे ढंग से कहा, जयंत की पत्नी, क्या तुम्हारे परिवार ने कभी तुम्हें अपने बुजुर्गों के सामने अंधाधुंध बाधा न डालने की शिक्षा नहीं दी है? जयंत मुझे वर्मा परिवार के गठबंधन विवाह के इरादे के बारे में बता रहा है। मैंने अभी तक बात नहीं की है। क्या ये तुम्हारी बारी है बोलने की? नेहा ने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें एक बार फिर डांटा जाएगा। वह गुस्से और शर्मिंदगी दोनों में थी। उनका चेहरा गहरा लाल हो गया क्योंकि उन्होंने अपने दांत भींच लिए। कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल में उन्होंने जयंत पर गहरा नाराजगी जताई। उनकी बेटी की शादी का मामला ऐसा था जिसके बारे में वह चुपचाप घर पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर सकते थे। उसे बूढ़े मालिक के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं थी, जिससे उसे फिर से डांट सुननी पड़ी। ये देखकर कि वह अब व्यवहार कर रही थी, श्री गुप्ता ने तब अपने बेटे से कहा, जयंत जारी रखो। श्री वर्ण ने वास्तव में क्या कहा? श्री वर्ण ने कहा कि उनके बेटे आकाश की शादी वास्तव में उनके मृतक सबसे बड़े बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए थी। जिसने आकाश से शादी की थी वह वास्तव में उनकी बड़ी भाभी थी और उन दोनों ने सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की बिना कुछ और हुए। वह बच्चा, जैसा कि उन्होंने आज घोषणा की, वास्तव में आकाश का नहीं है, यह उनके बड़े भाई शौर्य का है। श्री गुप्ता ने सिर हिलाया। ये बयान पहले भी अफवाह थे। मैंने सोचा था कि वे सब बकवास थे, लेकिन ये सच निकला। वर्मा परिवार वास्तव में सबसे बड़े बेटे का पक्ष लेता है। सबसे बड़े की इच्छा के लिए इतनी दूर जाना, दूसरे बेटे की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उसका हाथ मरोड़ना। जयंत अपने पिता की वर्मा परिवार के साथ विवाह गठबंधन से असंतुष्टि के डर से जल्दी से कहा, पिताजी, हालांकि वे सबसे बड़े बेटे का पक्ष लेते हैं, सबसे बड़ा बेटा अब यहाँ नहीं है। भविष्य में वर्मा परिवार का सब कुछ अभी भी आकाश का नहीं होगा। आकाश की प्रतिष्ठा में थोड़ा सा धब्बा कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति सक्षम है, बाकी मायने नहीं रखता। तो श्री वर्ण हमारे घर की किस बेटी को अपने बेटे के लिए सगाई करना चाहते हैं? वह गुल को सगाई करना चाहते हैं। श्री गुप्ता ने झुंझलाहट में कहा, वह निश्चित रूप से चुनना जानते हैं। गुल हमारे गुप्ता परिवार में सबसे उत्कृष्ट है। वे दर्जे के मामले में एक मेल हैं और दोनों समान रूप से सक्षम, समान रूप से पवित्र हैं। आकाश एक अमीर परिवार में पवित्रता की एक दुर्लभ धारा है, घोटालों में शायद ही कभी शामिल होता है। हमारे परिवार की गुल के लिए काफी मेल है। आकाश के अलावा मैं गुल के लिए कोई अन्य उपयुक्त पुरुष नहीं सोच सकता। गुल बगल में खड़ा था, बोलने में संकोच कर रहा था। आकाश किस तरह का सभ्य आदमी है? क्या उनके पिता अंधे हो गए हैं? आकाश की नजर स्पष्ट रूप से प्रीति पर टिकी है, इसीलिए वह अब अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं चाहता। एक सार्वजनिक घोषणा के साथ एक अभिनय कर रहा है। आस्था के साथ अपनी शादी खत्म करने के बारे में बकवास कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि बच्चा उसका नहीं है। वह शैतान को मूर्ख बना रहा है। बच्चा उसका ही होना चाहिए। वह प्रीति का पीछा करने के लिए ही इसे अपने बड़े भाई का होने का दावा कर रहा है।
उसका बड़ा भाई असली त्रासदी है, मर गया और फिर भी उसे दोष दिया जा रहा है। लेकिन इन शब्दों के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए अगर उन्होंने उन्हें कहा भी तो यह उपयोगी नहीं होगा और उन्हें अपने दादा से एक और डांट भी मिल सकती है। इसे भूल जाओ, तब उसे चुप रहना चाहिए। सबसे बुरा, वह बाद में अपनी सबसे बड़ी बहन के पास जाकर उसे जानकारी देगा। आखिरकार अगर सबसे बड़ी भाभी आकाश से शादी नहीं करना चाहती हैं तो यह शादी नहीं होगी। हालांकि श्री गुप्ता ने अपने पोते का संकोच देखा, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अधीरता से कहा, इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। आकाश ने अभी अभी अपने तलाक की घोषणा की है। अगर हमारी तरफ से तुरंत उनके साथ विवाह गठबंधन की खबर आती है तो ये गुप्ता परिवार के साथ साथ गुल के लिए भी नुकसानदेह होगा। चलो कुछ और दिन इंतजार करते हैं, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत श्री वर्ण से सहमत नहीं हुआ। मैंने विशेष रूप से अगली बार उनके साथ शराब पीने की व्यवस्था की है और हम तब आगे बात कर सकते हैं। श्री गुप्ता पूरी रात गुस्से में रहने के बाद अंत में थोड़ा और आराम महसूस किया। शाबाश, वर्मा परिवार वास्तव में विवाह गठबंधन के लिए एक अच्छा विकल्प है। उनकी सोच काफी दूर तक गई। अगर वे वर्मा परिवार के साथ विवाह गठबंधन बना सकते तो 4 महान परिवारों के बीच रैंकिंग अच्छी तरह से पुनर्गठित हो सकती थी। एक शक्तिशाली सहयोगी के साथ गुप्ता परिवार संभवतः अपूर्व परिवार को पीछे छोड़ सकता था और उन्हें कुचल सकता था। ये लंबे समय से उनकी इच्छा थी। हालांकि अपूर्व परिवार हाल ही में गुप्ता परिवार के साथ संबंध सुधारने की कड़ी कोशिश कर रहा था, यहां तक कि एक विवाह गठबंधन पर विचार कर रहा था। श्री गुप्ता को अभी भी पुराने द्वेष को छोड़ना मुश्किल लगा। आखिरकार यह अपूर्व परिवार ही था जिसने कई साल पहले उनके पैर को उसकी वर्तमान स्थिति में लाया था। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराए। श्री गुप्ता ने गुल की ओर देखा। उन्होंने मूल रूप से अपनी सारी उम्मीदें अपने पोते पर टिका रखी थीं। दुर्भाग्य से पोता बहुत निराशाजनक था, वरना गुप्ता परिवार लगातार अपूर्व परिवार के अधीन नहीं रहता। वह भरे बिना नहीं रह सके। सब वापस जाओ। गुल, तुम रुको, अब से तुम्हें मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ाऊंगा और किसी को भी दखल देने की अनुमति नहीं है। गुल चौंक गया। दादाजी, कृपया फिर से विचार करें। अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि मैं आपको इतना गुस्सा दिलाऊंगा कि आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। क्या आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? नेहा अपने बेटे को बूढ़े मालिक के हाथों कष्ट झेलने से डरकर विनती करने लगी। पिताजी, आपको आराम और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, इसे खुद मत पढ़ाए। ये बहुत शैतान है, अगर इसने सच में आपको परेशान कर दिया तो ये ठीक नहीं होगा। इसे मेरे साथ घर आने दें। श्री गुप्ता की निगाहें गहरी हो गईं जब उन्होंने नेहा को देखा। जयंत की पत्नी, मेरे अपने पोते को संभालने में मुझे कब से समस्या होने लगी। पहले तुम और तुम्हारे पति नहीं चाहते थे कि मैं जिम्मेदारी लूं, तुम लोग जोर देते थे कि इसे खुद संभालोगे। लेकिन देखो तुमने इसे क्या बना दिया है। तुम्हारे लाड़ प्यार से यह बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अगर मैंने अभी जिम्मेदारी नहीं ली तो ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर यह बर्बाद हो गया तो गुप्ता परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम गुप्ता परिवार को गिरता हुआ देखने के लिए इतनी उत्सुक हो? नहीं पिताजी, मेरा वह मतलब नहीं था। जयंत भी वास्तव में अपने बेटे को बूढ़े मालिक को सौंपना नहीं चाहता था और माफी मांगना चाहता था, लेकिन बूढ़े मालिक का व्यवहार देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। उसने नेहा की आस्तीन खींची। रहने दो, पिताजी को संभालने दो, चलो घर चलते हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, जल्दी करो और जाओ। जयंत नेहा को घसीट कर ले गया और अंश भी चला गया। गुल खाली बैठक में खड़ा रहा, बाहर के घोर अंधेरे आंगन को देखता रहा और कांप उठा। दादाजी स्वाभाविक रूप से मितव्ययी थे और ज्यादा रोशनी जलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बिजली बर्बाद होती है। ऐसा नहीं था कि वह खर्च नहीं उठा सकते थे, बल्कि इसलिए कि उनका मानना था कि यह बिजली संसाधनों की बर्बादी है। पहले उसने इस बात पर दादाजी का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह इस पर हंस नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि क्या उसे भी ऐसी उदास दुनिया में रहना पड़ेगा। इससे बेहतर तो वह मर ही जाए। ठीक है, उसका मोबाइल फोन अभी भी उसकी माँ के पास था, वह उसे वापस लेना भूल गया था। वह रात कैसे गुजारेगा? उसने डरते हुए कहा, दादाजी, मैंने अपना मोबाइल फोन मम्मी के पास छोड़ दिया था, मैं वापस जाकर उसे लाना चाहता हूँ। श्री गुप्ता ने भावहीन होकर कहा, नहीं। गुल अड़ा रहा, तो फिर हाउसकीपर से कहकर मेरी मम्मी को बुला लो कि वह उसे ले आए। क्या ये ठीक नहीं है? तुम अभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल भूल जाओ। जब तुम कॉर्पोरेशन की वित्तीय रिपोर्ट को समझ पाओगे तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे उस चीज को समझने की जरूरत क्यों है? क्या वह मेरी बड़ी बहन के लिए नहीं है? अगर वह समझती है तो क्या ये काफी नहीं है? मुझे क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं? उसकी शादी किसी दिन होगी और वह शायद आकाश परिवार में शादी करे। क्या तुमने अभी सुना नहीं? तो क्या हुआ अगर वह आकाश परिवार में शादी करती है? क्या वह शादी के बाद कॉर्पोरेशन का प्रबंधन नहीं कर सकती? अगर वह आकाश परिवार में शादी करती है तो उसके बेटे का उपनाम आकाश होगा। अगर वह कॉर्पोरेशन की प्रभारी है तो वह इसे अपने बेटे को सौंपेगी, तुम्हारे बेटे को नहीं। क्या तुम्हें यह पसंद आएगा अगर हमारे गुप्ता परिवार का कॉर्पोरेशन अंततः उपनाम आकाश के नाम से जाना जाए? गुल अचानक खाली हो गया, बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने पहले कभी इस मुद्दे पर विचार भी नहीं किया था। मुझे ऊपर अध्ययन कक्ष में धक्का दो, मैं तुम्हें आज से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ व्यापार प्रबंधन का तरीका गंभीरता से सीखना होगा। क्या मुझे इतनी देर रात को पाठ लेना है? गुल, जिसे पढ़ने के विचार से ही सिरदर्द हो जाता था, अनिच्छा से श्री गुप्ता को ऊपर धक्का देते हुए बोला, लगभग 10 बज गए हैं, क्या हम कल नहीं सीख सकते? मैं सोना चाहता हूँ और आपको भी सोना चाहिए। श्री गुप्ता ने ताना मारा, तुम पूरी रात बाहर रहते थे, सुबह होने तक घर नहीं लौटते थे और इस समय तो तुम्हारा नाइट लाइफ शुरू ही होता। आज ही क्यों अचानक तुम्हें सोना है? मैं आमतौर पर दिन में सोकर अपनी नींद पूरी करता हूँ। क्या मैं आज मम्मी के मामले को लेकर नहीं जागा रहा?
मैं थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। सोना नहीं है, अध्ययन कक्ष चलो। एक मुश्किल रात के बाद गुल को ढेर सारी जानकारी रटने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वह सिरदर्द और चक्कर में आ गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उसका अपना नहीं रहा। आमतौर पर रात भर बाहर रहने के बाद वह सुबह पूरी ऊर्जा के साथ घर लौटता था, बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करता था। लेकिन अब उसकी इच्छा थी कि वह खड़े खड़े ही सो जाए। इससे भी बुरी बात यह थी कि श्री गुप्ता उसे सोने नहीं देंगे और उससे पिछली रात जो कुछ भी उसने सीखा था उसे दोहराने की मांग करेंगे। गुल उसे कैसे दोहरा सकता था? तो जैसा कि उम्मीद थी, उसे लकड़ी के तख्ते से मार पड़ी। जब नेहा आई तो उसने अपने बेटे को तख्ते से पिटते हुए पाया। गुल को 2 अंगरक्षकों ने पकड़ रखा था, वह पूरी तरह से हिल नहीं पा रहा था, जबकि श्री गुप्ता व्यक्तिगत रूप से उसके नितंबों पर तख्ता चला रहे थे। वारों से गुल लगातार चीख रहा था, जिससे उसकी नींद तुरंत भाग गई। नेहा उन्मादी होकर दौड़ी, पिताजी, मारना बंद करो। क्या आप गुल को मारना चाहते हैं? हाउसकीपर तुरंत आगे बढ़ा और अत्यंत सम्मान के साथ बोला, मालकिन, बूढ़े मालिक केवल छोटे मालिक को अनुशासित कर रहे हैं। कृपया पीछे हटें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मेरे रास्ते से हटो। नेहा ने हाउसकीपर को जोर से धक्का दिया, ये सोचकर कि उसके जोरदार धक्के से वह जमीन पर गिर जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि हाउसकीपर 1 इंच भी नहीं हिला। वह हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि 50 से अधिक उम्र का हाउसकीपर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। हालांकि उस पल वह हाउसकीपर की शारीरिक स्थिति की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने घबराकर चिल्लाया, पिताजी, गुल इस तरह की मार सहन नहीं कर सकता। कृपया रुकिए, यह आपका इकलौता पोता है, अगर आप इसे मार डालेंगे तो कोई नहीं बचेगा। श्री गुप्ता ने कम समय में ही सजा पूरी कर ली थी। नेहा की ओर देखे बिना उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, छोटे मालिक को उनके कमरे में वापस ले जाओ और आराम करने दो और परिवार के डॉक्टर को बुलाकर दवा लगाने को कहो। दोनों अंगरक्षकों ने एक साथ जवाब दिया। गुल को उठाकर खींच लिया। नेहा उनके पीछे दौड़ी। गुल, गुल, कुछ तो बोलो। तुम कैसे हो? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? गुल का चेहरा आंसुओं से भरा था और वह जोर से रोया, माँ, कृपया मुझे बचाओ। दादाजी बस मुझे इंसान नहीं समझते। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं अब दादाजी के पास नहीं रहना चाहता। अगर मैं रुका तो मेरी जान नहीं बचेगी। नेहा का दिल पसीज गया। उसके बेटे ने बड़े होकर कभी इस तरह का कष्ट नहीं सहा था। वह अपने बेटे की देखभाल के लिए कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन अंगरक्षकों ने उसे निर्दयता से एक तरफ धकेल दिया। बूढ़े मालिक ने आदेश दिया है कि मालकिन छोटे मालिक के पास नहीं आ सकती हैं। कृपया यहीं रुकें। अंगरक्षक के बोलने के बाद उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। नेहा बाहर खड़ी थी, कमरे से केवल अपने बेटे की सिसकियों को सुन सकती थी। परेशान और रोती हुई वह जानती थी कि श्री गुप्ता से अपील करना व्यर्थ होगा, इसलिए उसके पास जयंत को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब जयंत ने सुना कि उसके बेटे को तख्ते से मारा गया है तो वह तुरंत आया। जैसे ही वह बैठक में घुसा, उसने अपने बेटे के दयनीय रोने की आवाज़ सुनी और उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। वह अध्ययन कक्ष में भागा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को अनुशासित करने की एक सीमा होनी चाहिए। आपने पहले ही दिन उसे इस तरह कैसे मारा? श्री गुप्ता, जो रात भर सोए नहीं थे, अपने अक्षम पोते और एक अति संरक्षित बेटे से परेशान थे, थके हुए लग रहे थे। उनका बुढ़ापा लिए चेहरा थकान से भरा था। अगर मैं गंभीर नहीं हुआ तो वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन आपको उसे इस तरह मारने की जरूरत नहीं है। सुनिए, वह कितनी बुरी तरह रो रहा है। आप ये कैसे सहन कर सकते हैं? तुम और तुम्हारी पत्नी बस उसे लाड़ प्यार करना जानते हो। उसे एक बिगड़े हुए बच्चे में बदल दिया है, जो एक लड़की की तरह संवेदनशील है। जब मैं आस्था को पढ़ा रहा था तो वह इससे ज्यादा सहनशील थी। आस्था को भी तख्ते से अनुशासित किया गया था। क्या वह रोई थी? नहीं, वह नहीं रोई। लेकिन बस बहुत हो गया, मैंने पहले ही कहा है, तुम में से कोई भी दखल नहीं देगा। तुरंत जाओ और मेरी अनुमति के बिना वापस मत आना। बेहतर होगा कि तुम बिल्कुल भी ना आओ। जिस मिनट तुम आते हो वह और जोर से रोता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम उसे बचाओगे। उसे वह उम्मीद नहीं हो सकती, वरना वह कभी बड़ा नहीं होगा। जैसे ही श्री गुप्ता ने बात की, हाउसकीपर अचानक तेजी से बाहर भागा। कुछ ही पलों बाद वह तेजी से वापस अंदर आया। श्री गुप्ता ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या हुआ? बूढ़े मालिक, प्रीति यहाँ है। श्री गुप्ता चौंक गए। वह आने को तैयार है। हाउसकीपर ने जल्दी से कहा, वह अकेली नहीं आई, उसके साथ एक बूढ़ी औरत है, जिसे मैंने सुना कि प्रीति दादी कह रही थी। बूढ़ी औरत बहुत अस्वस्थ लग रही है। मुझे डर है कि वह भी आपसे हिसाब किताब करने आई होगी। श्री गुप्ता की आंखें तुरंत तेज हो गईं और उन्होंने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ नेहा की ओर देखा। ये सब तुम्हारी करतूत है। तुम्हें अभी भी यहाँ आकर रोने की हिम्मत है? तुमने तो मेरी सारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अब बड़े बुजुर्ग उस पीड़ित बच्ची को मेरे साथ हिसाब किताब करने के लिए ला रहे हैं। नेहा को उम्मीद नहीं थी कि प्रीति आएगी, अकेले उसकी दादी के साथ तो बिल्कुल नहीं। हालांकि वह प्रीति के आने से नहीं डरती थी। जब तक श्रीमती वर्मा नहीं आती तब तक वह डरने वाली नहीं थी। भले ही श्री गुप्ता उसे डांटे, अब वह केवल अपने बेटे को श्री गुप्ता से वापस लेना चाहती थी। पिताजी, प्रीति इतनी जरूरी क्यों है? बस हाउसकीपर से कहकर उसे भिजवा दें। जरूरी तो गुल है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि बच्चे को बख्श दें। वह इतना लाड़ प्यार से पला है कि अगर वह खुद को खरोंच भी लेता है तो मुझे नींद नहीं आती। उसे इस तरह मारकर आप मेरे दिल को मार रहे हैं। श्री गुप्ता को लगा कि अपनी बहू से बात करना बिल्कुल असंभव है। अगर वह एक बात कहते तो वह पूरी तरह से अलग जवाब देती। क्या वह अपने पोते को सजा देने पर दुखी नहीं थे? क्या उन्होंने अपने हाथ की ताकत को नियंत्रित नहीं किया था? वह बस गुल को एक सबक सिखाना चाहते थे, उसे वास्तव में चोट पहुंचाना नहीं। गुल वास्तव में चोटिल नहीं हुआ था, वह बस वहां हंगामा कर रहा था। जो चोटिल थी वह प्रीति थी। वह प्रीति को इतनी लापरवाही से भेजने की बात कर सकती थी, अपने ससुर की बीमारी को बिल्कुल भी दिल पर नहीं ले रही थी।
श्री गुप्ता का गुस्सा बढ़ गया, उनका गुस्सा असाधारण रूप से हिंसक हो गया। यहाँ से तुरंत बाहर निकलो, मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारी निकम्मी बेटे की वजह से पूरी रात सोया नहीं हूँ और अब मुझे किसी को मारने की तुम्हारी गंदगी से निपटना है। देर सवेर तुम मेरी जान लेकर ही रहोगी। श्री गुप्ता के बोलने के बाद उन्होंने हाउसकीपर को उन्हें नीचे धकेलने का निर्देश दिया। वह भी अभी नीचे पहुंचे ही थे कि उन्होंने प्रीति को एक बूढ़ी महिला की बांह पकड़े हुए अंदर आते देखा। फिर भी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रीति की दादी कितनी मजबूत लग रही थी। उनकी आंखें भी उज्ज्वल और सजीव थीं और वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं चल रही थी, बल्कि हल्के कदमों से और दिव्य अनुग्रह के साथ चल रही थी। फिर श्री गुप्ता ने प्रीति का चेहरा देखा। वह दंग रह गए। वह जानते थे कि प्रीति के चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि चोट इतनी गंभीर होगी। उनका आधा चेहरा इतना सूजा हुआ था कि वह पहचानने लायक नहीं था। उनकी एक समय की नाजुक और सुंदर गाल पर 5 गहरे खरोंच के निशान थे। रात भर होने के कारण खरोंच एक भयावह बैंगनी रंग में बदल गए थे। त्वचा फटी हुई थी और खून का मांस बाहर की ओर निकला हुआ था। खून के स्पष्ट निशान थे। नेहा, जिसने उसे खरोंचा था, ने स्पष्ट रूप से जानलेवा इरादे से ऐसा किया था। उसे बदसूरत बनाने के इरादे से। उसकी पिछली रात की बातें कि यह एक दुर्घटना थी और जानबूझकर नहीं था, सब झूठ थी। एक युवा लड़की के लिए अपने चेहरे पर इस तरह के घाव को स्वीकार करना मुश्किल है। श्री गुप्ता जैसे बूढ़े व्यक्ति की तो बात ही क्या, अगर उनका चेहरा इस तरह घायल हो जाता तो वह भी टूट जाते। अगर हाउसकीपर ने पहले से जिक्र न किया होता कि यह प्रीति आ रही है तो वह उसे पहचान भी नहीं पाते। जब प्रीति ने श्री गुप्ता को उसे देखते देखा तो वह धीरे से बोली, बूढ़े मालिक, मेरा चेहरा। डॉक्टर, शकुंतला ने प्रीति को रोका। उनकी नज़र श्री गुप्ता पर टिकी हुई थी। तुम श्री गुप्ता हो, है ना? मैं तुमसे लंबे समय से मिलना चाहती थी। आज तक देर करना गलत था। अगर मैं पहले आई होती तो मेरी पोती को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। श्री गुप्ता को उम्मीद नहीं थी कि पिछली रात श्रीमती वर्मा की पहले से ही प्रभावशाली यात्रा को देखते हुए आज प्रीति की दादी की उपस्थिति और भी जबरदस्त होगी। वह अपनी बहू की तरह कमजोर नहीं थे। प्रीति की दादी के अंदाज को एक नज़र में देखकर ही पता चल गया कि यह बूढ़ी औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी मुद्रा को नरम किया और शुरू किया, ये वास्तव में मेरी बहू की गलती है कि प्रीति घायल हुई है। उसने बिना किसी गलती के कष्ट सहा है और मैंने उसे पिछली रात ही फटकार लगाई थी। इसके अलावा मैंने पिछली रात ही अपने बेटे को निर्देश दिया था कि वह आज श्रीमती वर्मा से माफी मांगे और हम मुआवजे का भुगतान भी करेंगे। डॉक्टर, शकुंतला थोड़ी भौहें सिकुड़ी। श्रीमती वर्मा? श्री गुप्ता ने आश्चर्य से कहा, तुम नहीं जानती। श्रीमती वर्मा पिछली रात ही यहाँ आई थी और प्रीति की ओर से हिसाब किताब कर गई थी। इसलिए मैंने जयंत को वहां जाकर माफी मांगने के लिए कहा। मैंने सोचा कि प्रीति उनके साथ होगी। प्रीति बहुत हैरान थी और उसकी आंखों में भ्रम भर गया। दादी को मेरी चोट के बारे में कैसे पता चला? मैंने उन्हें नहीं बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़ी मालकिन को इसके बारे में कैसे पता चला, और नहीं अगर उन्होंने कोई हिसाब किताब किया है। मुझे अभी भी हिसाब किताब करना है। डॉक्टर, शकुंतला की गति कम नहीं हुई। उन्होंने जयंत और नेहा पर अपनी नजर घुमाई, फिर उसे वापस श्री गुप्ता पर उतारा। तुमने मेरी पोती को अपना पैर ठीक करने के लिए कहा और तुम उसे इस तरह चुकाते हो, उसे बदसूरत बनाकर। क्या गुप्ता परिवार हमेशा से इतना कृतघ्न रहा है? गुप्ता परिवार सच में लोगों की आंखें खोलता है। क्या तुम्हें यह डर नहीं है कि यह बात बाहर फैलने पर मजाक बनेगा? श्री गुप्ता को कई सालों में इतनी सीधे तौर पर उनके मुंह पर मजाक नहीं उड़ाया गया था, लेकिन यह घटना वास्तव में गुप्ता परिवार की गलती थी और उन्हें पलटवार करने का कोई तरीका नहीं मिला। उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि उनकी बहू ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। उनकी इच्छा थी कि वह उसे भी बंद कर दें, लेकिन नेहा किसी छोटे परिवार से नहीं आई थी। वह ज्यादा से ज्यादा उसे डांट सकते थे, लेकिन वास्तव में उसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। निराश और गुस्से में श्री गुप्ता का चेहरा कुछ हरा हो गया। जयंत, मुआवजा श्रीमती वर्मा को भेजने की जरूरत नहीं है, बस सीधे प्रीति को दे दो। नेहा, तुमने उसे इतना गंभीर रूप से घायल कर दिया है और तुमने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। नेहा ने प्रीति के सूजे हुए और क्षतिग्रस्त चेहरे को संतुष्टि के साथ देखा। प्रीति के चेहरे को बर्बाद करना निश्चित रूप से उसे मारने से ज्यादा उसे यातना देगा। उसने प्रीति को ठंडे तरीके से देखा, एक अहंकार भरा रवैया दिखाते हुए, और माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। अगर श्रीमती वर्मा आई होती तो वह कुछ डर दिखा सकती थी, लेकिन प्रीति की दादी जैसी एक गांव की बूढ़ी औरत के लिए वह ऐसे लोगों से बात करने की परवाह नहीं कर सकती थी। यह उनके नीचे की बात थी। तब जयंत आगे बढ़ा, प्रीति, मुझे एक व्यक्तिगत कार्ड नंबर दो और मैं तुम्हारे खाते में मुआवजा हस्तांतरित कर दूंगा, कुल 10 लाख। ये पैसा तुम्हारे चेहरे की क्षति की मरम्मत के लिए लगभग काफी होना चाहिए। प्रीति ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा, अपनी दादी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। डॉक्टर, शकुंतला भी आगे बढ़ी और जयंत के पास पहुंचने के बाद थप्पड़, उन्होंने जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। जयंत को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी औरत उसे थप्पड़ मारेगी। वह कराह उठा, उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा और उसने अविश्वास के साथ डॉक्टर शकुंतला को देखा। नेहा हैरान और गुस्से में चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई लोगों को मारने की? जयंत, तुम, इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, डॉक्टर शकुंतला ने एक और थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर भी थप्पड़ मारा। नेहा को इतनी जोर से मारा गया कि उसे तारे दिखाई दिए, उसका गाल दर्द से जल रहा था। उसने गुस्से में डॉक्टर शकुंतला का सामना करने की कोशिश की, लेकिन तभी डॉक्टर शकुंतला ने तेजी से उसके हाथ के पीछे एक चांदी की सुई डाल दी। अचानक उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई। उसने दूसरी बांह का उपयोग करके चांदी की सुई को हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर शकुंतला ने तेजी से उस हाथ पर भी एक और चांदी की सुई लगा दी। अब उसकी दोनों बाहों ने संवेदना खो दी थी। वह डर से चिल्लाई, मेरी बाहें, तुमने मेरे साथ क्या किया है? बुढ़िया, जल्दी करो और इन सुइयों को बाहर निकालो।
उथल पुथल की श्रृंखला बहुत तेजी से हुई थी और श्री गुप्ता को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला था इससे पहले कि उनके बेटे और बहू दोनों को थप्पड़ पड़ गए थे। पूरे परिवार को चौंका दिया। वह जानते थे कि यह बूढ़ी औरत दुर्जय लगती है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली होगी। अपने ही घर में गुप्ता परिवार के सदस्यों को मारने की हिम्मत। उनका चेहरा गहरा हो गया। इसका क्या मतलब है, बुढ़िया? अगर मेरी बहू ने तुम्हारी पोती को चोट पहुंचाई और तुमने उसे मारा तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या उसने तुम्हें भी नाराज किया? डॉक्टर शकुंतला की आंखें लाल हो गईं और उनकी आवाज बर्फीली थी। श्री गुप्ता, तुम यहाँ बेवकूफ क्यों बन रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान किसने बचाई थी? यह मेरी बेटी डॉक्टर शिवानी थी। मेरी बेटी के बिना तुम बहुत पहले ही जहर से मर गए होते। उसने दयालुता से तुम्हें बचाया, तुम्हें विषमुक्त करने में मदद की, तुम्हारे लकवाग्रस्त पैरों को ठीक करने में मदद की, लेकिन तुमने अपने बेटे को उसका अपमान करने दिया। तो मुझे तुम्हारे बेटे को नहीं मारना चाहिए, मुझे सीधे तुम्हें मारना चाहिए। वह व्यवस्थित किया जा सकता है। अपना चेहरा यहाँ खींचो और कुछ थप्पड़ों में से चुनो। श्री गुप्ता का सीना गुस्से से फूल गया और उनका चेहरा पीले से काला हो गया, क्योंकि उनका पूरा व्यवहार काला पड़ गया। मेरे बेटे को डॉक्टर शिवानी पसंद थी, लेकिन मैंने उसे सख्ती से अनुशासित किया। उसने डॉक्टर शिवानी के प्रति कोई अनुचित हरकत नहीं की। यहाँ एक तर्कहीन हंगामा मत करो। मैं इसलिए सहनशील रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी ने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन अगर तुमने कोई लापरवाह हरकत करने की हिम्मत की तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। कोई अनुचित हरकत नहीं। डॉक्टर शकुंतला ने तस्वीरों का एक ढेर निकाला और सीधे श्री गुप्ता के चेहरे पर फेंक दिया। तो खुद ही देखो ये सब क्या है। श्री गुप्ता को तस्वीरों के ढेर से चेहरे पर मारा गया और उनका व्यवहार और भी गहरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तस्वीरें क्या थीं तो वह हैरान थे। उन्होंने जयंत को डॉक्टर शिवानी को पकड़े हुए दिखाया और यह स्पष्ट था कि डॉक्टर शिवानी अनिच्छुक थी। जयंत उन्हें जबरदस्ती पकड़े हुए था। श्री गुप्ता ने ठंडे अंदाज में पूछा, तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे कहाँ से आईं? वे तुम्हारी बहू ने ली थीं। उसने कल प्रीति को भी दी थीं। क्या? श्री गुप्ता हैरान और गुस्से में थे। उनकी निगाहें नेहा की ओर मुड़ी, जिसने इन घटनाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका प्रीति के साथ विवाद हुआ था। पता चला कि उसने प्रीति को ये तस्वीरें दी थीं। उसने प्रीति के चेहरे को बदसूरत कर दिया। शायद इसलिए नहीं कि गुल को प्रीति पसंद थी, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि डॉक्टर शिवानी और जयंत के बीच के अतीत के कारण उसने जानबूझकर प्रीति से बदला लिया। श्री गुप्ता, तुम्हारा परिवार सच में कुछ है। मेरी बेटी ने तुम्हें ठीक करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। न केवल तुम्हारे बेटे द्वारा परेशान और धमकाया गया, बल्कि तुम्हारी बहू द्वारा गुप्त रूप से तस्वीरें भी ली गईं। उसने तुम्हारे गुप्ता घर में किस तरह का जीवन जिया, क्या तुम आज मेरे सामने ये स्पष्ट करने की हिम्मत करते हो? डॉक्टर शकुंतला ने इन शब्दों को 20 साल से ज्यादा समय तक दबाए रखा था और आखिरकार आज उन्हें जोर से पूछा। सामान्य तौर पर मजबूत। उनके आंसू गिरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा गुप्ता परिवार एक अमीर परिवार है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा और शक्ति है। श्री गुप्ता का सिर उनके आरोपों से गूंज उठा और सांस लेने के लिए एक पल लेने के बाद उन्होंने कहा, परेशान मत हो। जब डॉक्टर शिवानी हमारे घर में व्यक्तिगत डॉक्टर थी तो मैंने वास्तव में उसकी देखभाल की और ये तस्वीरें कुछ भी साबित नहीं कर सकती हैं। मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को परेशान किया, मैंने वास्तव में इसके लिए उसे मारा था। वह युवा और आवेगी था। डॉक्टर शिवानी की सुंदरता से आकर्षित था और वास्तव में उसका व्यवहार उचित नहीं था, लेकिन यह उसी तक सीमित था। डॉक्टर शकुंतला ने ठंडी सांस ली। एक अच्छा, उसी तक सीमित था तो तुम अभी भी सोचते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को थप्पड़ मारकर बहुत कठोरता बरती है ना? हालांकि उसने खुद नहीं सोचा कि मेरा थप्पड़ बहुत ज्यादा था। तुम उससे क्यों नहीं पूछते क्यों उसने वापस मारने या यहाँ तक कि पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं की? उनके तीखे सवाल के तहत श्री गुप्ता अपने बेटे की ओर मुड़े। जयंत, क्या चल रहा है? क्या तुमने तब उसके साथ कुछ अफसोसजनक किया था? जयंत के चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक थप्पड़ का निशान था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे हाथ का निशान और भी ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, प्रीति पर नजर डाली और फिर डॉक्टर शकुंतला पर। डॉक्टर शकुंतला की मुखरता और तीक्ष्णता उसके लिए आश्चर्यजनक थी। ये देखते हुए कि वह डॉक्टर शिवानी जैसी इतनी नर्म और सज्जन बेटी को पाल सकती हैं, उसने मान लिया था कि उनका व्यक्तित्व भी अधीन होगा। यही वजह है कि उसने शुरू में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि डॉक्टर शकुंतला कितनी भी दुर्जय क्यों न हो, वह गुप्ता परिवार से ज्यादा दुर्जय नहीं हो सकती थी, इसलिए जयंत ने अभी भी चीजों को आसान बनाने की योजना बनाई। कुछ नहीं पिताजी, मैंने डॉक्टर शिवानी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। बुढ़िया, यहाँ हंगामा मत करो। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो बस मुझसे बात करो, चाहे वह तुम्हारी बेटी के बारे में हो या तुम्हारी पोती के बारे में। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो तुम मेरे पास आ सकती हो और मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। जयंत ने अंगरक्षकों को डॉक्टर शकुंतला और प्रीति को बाहर निकालने का इशारा करते हुए कहा। हालांकि अंगरक्षकों के आगे बढ़ने से पहले ही डॉक्टर शकुंतला ने ठंडे अंदाज में कहा, जयंत, अगर तुमने आज हमें बाहर निकालने की हिम्मत की तो कल मैं तुम्हारे गुप्ता परिवार को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दूंगी। हर किसी को देखने दो कि तुम लोग कितने पाखंडी हो। तुम्हारे परिवार में बहुत सारे गंदे कपड़े हैं। श्री गुप्ता ने सख्ती से अंगरक्षकों को आदेश दिया, पीछे हटो। मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और मेरे आदेशों के बिना कोई भी उन्हें नहीं छुएगा। अंगरक्षकों ने जयंत की ओर देखा, लेकिन अंततः श्री गुप्ता के आदेश का पालन किया और पीछे हट गए। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के